हर बंदा अमेजोन के ऊपर काम नहीं कर सकता, हर बंदा दराज पे काम नहीं कर सकता। दे आर नॉट हायरिंग यू फ्रॉम यूएस मार्केट। भले आधे पे मुकाले जहां आपकी उसके साथ डील हो जाए कि सर यहाँ पे बड़ा हम्बल होकर आपने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है बगैर पैसे के लालच के। तो इसको ये किसी भी डोमेन दुनिया की किसी भी आपने मैकेनिक बनना है, एक बंदा 10-10 जगहों पे जो है ना वो स्क्रॉल कर रहा है। माय नेम इज मुनीर अहमद। हाँ, मैं एक डिजिटल मार्केटियर हूँ, अमेजोन एक्सपर्ट हूँ। लास्ट 18 साल से मैं इस डोमेन में हूँ। पहली ट्रांजैक्शन आई डिड इन 2006, तो वहाँ से अब तक तकरीबन वही 18-19 साल बनते हैं। तो उसके बाद कभी मुड़ के नहीं देखा। तो यही काम मुझे आता है, यही मैं काम करता हूँ। उसके साथ साथ मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ। थिंक डिजिटल पॉडकास्ट के नाम से मेरी एक पॉडकास्ट भी रन हो रही है। उसके साथ साथ कभी कभार शो किया कुछ डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर छोटे छोटे व्लॉग्स भी बनाता हूँ। वो घरेलू व्लॉग नहीं, नॉलेज वाले व्लॉग बनाता हूँ। ठीक है जी, ये मेरा एक बेसिक सा तारुफ था। तो आज यहाँ पे जो इकट्ठे होने का मकसद है वो, आप ज़्यादातर जो मुझे चेहरे नज़र आ रहे हैं वो यंग ऑडियंस नज़र आ रही है। आप लोगों ने डिसाइड नहीं होना, आप इनसे ज़्यादा यंग हैं। ठीक है, तो मुझे खुशी इस चीज़ की हो रही है कि कुछ चेहरे ऐसे भी नज़र आ रहे हैं कि जिनकी अपीयरेंस वाइज एज थोड़ी ज़्यादा लग रही है, लेकिन आज अगर आप लोग यहाँ पे हैं तो इस चीज़ का ये बड़ा एक खुशाइन साइन है कि आप लोग विजनरी हैं। अदरवाइज तो यहाँ यंग बच्चों ने भी हाथ खड़ा नहीं किया ई कॉमर्स के उस पर। तो वैसे तो मेरे पास ये हल्की फुल्की सी मैंने स्लाइड्स लिखी है। चल, लास्ट टाइम मैं प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बना के लाया था, तो उसमें भी हुआ वही कि जिस तरह आज हुआ है कि ऑडियंस बहुत कम थी जिनको उसके बारे में पता था। तो आज भी मैं हल्के फुल्के से सिर्फ बुलेट पॉइंट्स लिख के लाया हूँ। आज मैंने पर्पसफुली को प्रेजेंटेशन उस तरह से तैयार नहीं की। उसकी वजह मेन यही थी कि मुझे लगा कि ज़्यादा ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन किया जाए, आप लोगों के साथ बातचीत की जाए। क्योंकि देखें, मैं यहाँ पे 1 घंटा अपनी बातें करके अगर चला जाऊँ तो आई थिंक सो वो पर्पस सॉल्व नहीं होगा। तो थोड़ी सी मैं एक तमहीद बांध लेता हूँ कि ये ई कॉमर्स होता क्या है, डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है, किस तरह उसको कॉम्प्लीमेंट करती है। तो उसके बाद मेरी जो ज़ाती ख्वाहिश अगर पूछें तो आई वुड लव टू इंटरेक्ट विद यू गाइस। आप लोगों के सवाल हो उस पर मैं जवाब दूँ। ठीक है, क्योंकि देखिए मुझे तो अगर कहेंगे मैं 8 घंटे भी बोलता रहूँगा, लेकिन बीइंग एक्सपर्ट मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है, आप लोगों को रोड मैप देना है, आप लोगों को गाइड करना है। तो ये मैं चाहूँगा भी कि देखिए आप इतनी गर्मी के अंदर अपना 1 घंटा अपनी लाइफ का निकाल के आए हैं, 1.5 घंटा यहाँ पे आप लोग रहेंगे। तो ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली आस्क एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन। ठीक है, अगर इनकेस टाइम ख़त्म भी हो गया तो मैं आपके साथ पर्सनल लेवल पे कनेक्ट होकर भी आप लोगों को गाइड करने के लिए तैयार हूँ। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि अगर मैं अपनी मसरूफियत में से ये टाइम निकाल के आया हूँ, आप लोग मसरूफियत में से टाइम निकाल के आए, तो इसको हम फ्रूटफुल बनाएं, इसको हम इस तरह से यूटिलाइज करें कि एटलीस्ट यहाँ बैठे हुए 60-70 लोगों में से अगर कोई 2-4 लोगों का भी भला हो गया तो आई थिंक सो माई जॉब इज डन। और यही आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव है। तो अगर आप लोग क्वेश्चन पूछेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं या आप यहाँ एक ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। अगर आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तो वहाँ पे मेरे पास 2 ही ऑप्शन नजर आएंगी। पहली ऑप्शन सब समझ आ गए, दूसरी ऑप्शन कक समझ नहीं आया। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि यार पहली ऑप्शन पे रहें। ठीक है, फ़ायदा उठाएं इस चीज़ का। ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे कोई बड़े बड़े नंबर्स आप लोगों को दिखा के मोटिवेट नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सोशल मीडिया भरा पड़ा हुआ है, सेशंस भरे पड़े हुए हैं, लोग नंबर्स दिखाते हैं जी $1000 कमा ले, $2000 कमा ले। वो हकीकत भी है, कहीं ना कहीं हकीकत के बरकस भी है वो चीज़। ठीक है, इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना स्किल लेवल किस तरह से इम्प्रूव करते हैं, स्किल्स को किस तरह से आप पॉलिश करते हैं और किस तरह से चलते हैं। मैं इसकी मिसाल हमेशा यूँ दिया करता हूँ कि एक लोगो डिज़ाइनिंग का पता है सबको, जो लोगो बनता है। ठीक है, एक लोगो आपको $5 से लेके $5000 तक भी मिलता है। एंड ट्रस्ट मी, कोई डिफरेंस नहीं है। $5 वाला भी लोगो ही है, $5000 वाला भी लोगो ही है। क्या फ़र्क पड़ता है? जिसने बनाया है 5000 वाला जो बंदा है वो आपको पूरी उसके पीछे एक साइंस बताएगा, पूरी थ्योरी बताएगा, पूरी उसके पीछे एक स्टोरी बोर्ड लिखेगा कि मैंने ये क्यों 5000 वाला लोगो आपको डिज़ाइन करके इस तरह से दिया है। अगर उसके पीछे एक एक चीज़ जो है, उसकी लिखी हुई एक एक लाइन उसने जो ड्रॉ की है, वो उसकी एक्सप्लेनेशन देगा और उसको पता होगा कि इट्स अ पर्पस बिल्ड लोगो। जो $5 वाला होगा वो कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशन लेके उसको कॉपी पेस्ट करके आपको 5-10 मिनट के अंदर पकड़ा देगा। वेयर एज 5000 वाला शायद आपसे 1 हफ्ता ले ले, 2 हफ्ता ले ले कि भाई मैंने इसके ऊपर प्रॉपर काम करना है।
तो हमें कभी कभी समझ नहीं आती यार, एक बंदा पैसे भी कम ले रहा है, दे भी क्विकली रहा है, दूसरा बंदा पैसे भी ज़्यादा ले रहा है, टाइम भी उससे ज़्यादा मांग रहा है। वो टाइम इसी वजह से ज़्यादा मांग रहा होता है बिकॉज उसने आपकी टास्क के ऊपर डेडिकेटेड काम करना है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट नहीं देना। तो यही सारा वो आज के सेशन में हम बात करेंगे कि ई कॉमर्स जो है ये एक समुंदर है। इस समुंदर के अंदर हमने अपने हिसाब से, हर बंदा अमेज़न के ऊपर काम नहीं कर सकता, हर बंदा दराज पे काम नहीं कर सकता, हर बंदा शॉपिफाई पे काम नहीं कर सकता, हर बंदा डिजिटल मार्केटियर नहीं बन सकता। तो आप में से सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, हर एक के अपना अपना डेफिनेटली एक स्किल सेट होगा, हर एक का अपना माइंड सेट होगा। आप लोगों के इंग्लिश के स्किल सबके एक जैसे नहीं हो सकते। तो सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करनी है आपने। सेल्फ असेसमेंट का मतलब क्या होता है, अब एक बच्चा है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके साथ बराबर में बैठे हुए बच्चे की इंग्लिश मीडियम लेवल पे है, मीडियम स्केल पे है, उसके साथ बैठे हुए बच्चे की इंग्लिश काफ़ी लो ग्रेड पे है। तो इन तीनों को कहीं ना कहीं तो रोजगार चाहिए ना, इन्होंने पेट तो पालना है अपना। अब यहाँ पे आपने वाइजली डिसीजन लेना है। अब जिसकी सबसे लो एंड पे इंग्लिश है, अगर वो यूएस मार्केट को टारगेट करने चला जाएगा तो कहीं ना कहीं उसकी परफॉर्मेंस में फर्क आएगा, वो उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाएगा बिकॉज लैंग्वेज का बहुत बड़ा बैरियर आ गया। अब मिड वाला जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। अब जिसकी टॉप लेवल इंग्लिश है वो बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकता है। अच्छा, ये कोई बेंचमार्क नहीं है, ऐसा नहीं है कि लो इंग्लिश वाले भी हमने बहुत दफ़ा देखे हैं कि बड़ी मठे लेवल की इंग्लिश, बेसिक कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते, लेकिन उनके जो घेरने का स्किल होता है क्लाइंट को वो बहुत अच्छा होता है। वो टूटी फूटी इंग्लिश में भी इस तरह से क्लाइंट को इंगेज कर लेता है कि क्लाइंट कन्विंस हो जाता है। और क्लाइंट को भी इस चीज़ का पता है बाय द वे कि दे आर नॉट हायरिंग यू फ्रॉम यूएस मार्केट, दे आर हायरिंग यू फ्रॉम अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री वेयर इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज। जब इंग्लिश आपकी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है तो उनको इस चीज़ का पता है। हमारे यहाँ बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश लेवल उनका थोड़ा बेहतर होता है बट वो वनाबी बनने के चक्कर में अपना एक्सेंट जो है वो अमेरिकन बनाने या ब्रिटिश बनाने या ऑस्ट्रेलियन बनाने के चक्कर में क्लाइंट खो देते हैं, क्योंकि क्लाइंट इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है इस चीज़ का। उसके यहाँ सेम काम करने के 1 घंटे के $200-200 है, हमें वो क्यों $15 पे कर रहा है? वो बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है कि भाई उसको सस्ता मिल रहा है, वो क्वालिटी पे भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है, बट इतना कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कॉपी पेस्ट में कन्वर्ट हो जाए। अच्छा, सबसे पहले जैसा मैंने कहा कि ई कॉमर्स जो है एक बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है। जिस तरह हम आईटी की अगर बात करें तो ये आईटी के अंदर सब डोमेन आती है, आईटी के अंदर सब डोमेन आ गई ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के अंदर फिर बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। इसको मैं ज़रा क्विकली बता देता हूँ आपको कि ई कॉमर्स करने के तरीके क्या हैं। एक होता है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस का कितने लोगों को पता है? ठीक है, काफ़ी कम लोगों को पता है। मार्केट प्लेस क्या होती है कि एक मिसाल ले लेते हैं इसकी, एम्पोरियम मॉल का सबको पता है? यार इसमें तो थोड़ा ज़रा जज्बे से बोले, लेडीज़ खास तौर पे, आप लोगों के सारे कपड़े वहीं से मिलते हैं। एम्पोरियम का पता है? एम्पोरियम जो है, अगर मैं उसको थोड़ा डिजिटली आपको समझाने की कोशिश करूं तो एम्पोरियम इज अ मार्केट प्लेस जहां पे आपके जितने बड़े ब्रांड हैं उन सब की शॉप्स हैं, आउटलेट्स हैं वहां पे। इसी तरह अगर मैं ऑनलाइन की मिसाल दूं तो दराज हमारे यहाँ सबसे बड़ा पाकिस्तान के अंदर प्लेटफॉर्म है। दराज क्या है? एक मार्केट प्लेस है। शॉपहाइव का किसी को पता है? शॉपहाइव जो है, अगर इलेक्ट्रॉनिक की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक में सबसे प्रेस्टिजियस या सबसे प्रीमियम प्रोडक्ट जो है वो शॉपहाइव पे मिलती है। शॉपहाइव क्या है वो मार्केट प्लेस, लेकिन वो डिक्लेयर नहीं करते। वो कहते हैं हम एक पोर्टल है, हम मार्केट प्लेस नहीं है, क्योंकि वो वेंडर को डायरेक्टली अलाउ नहीं करते। मार्केट प्लेस के ऊपर 2 तरह की एक्टिविटी होती है, एक बायर होता है, एक सेलर होता है। बायर कोई भी आप में से हो सकता है, सेलर वो हो सकता है जिसके पास सामान है, 5, 10, 15, 20, 50 जितने भी आपके पास प्रोडक्ट है, आप अपनी प्रोडक्ट को उस पूरी प्लेटफॉर्म के ऊपर पब्लिश करते हैं और वहाँ पे आपको सेल आना शुरू होती है। आगे फिर उसके रैंकिंग के मुख्तलिफ तरीके हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर ये कोई बोर्ड मार्कर वहाँ पे बेच रहा है तो बोर्ड मार्कर वहाँ पे शायद 10,000 लोग बेच रहे होंगे। आपका बोर्ड मार्कर वहाँ पे क्यों बिकेगा? क्योंकि आप हैं भी नए, आपके पास सोशल प्रूफ भी नहीं है, आपको कोई जानता भी नहीं है। आपसे पहले जो प्लेयर वहाँ पे बैठे हैं डेफिनेटली वो स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, तो उनकी ऑलरेडी वहाँ पे एक वर्थ बनी हुई है। तो उसको हम कहते हैं रैंकिंग करना। ठीक है, तो जितना बेहतर हम रैंक करेंगे उतना बेहतर तरीके से हम टॉप पे आएंगे। इसकी मिसाल इस तरह से मैं दूंगा, अभी आप जाएं गूगल पे, google.com पे जाके आप लिखें बोर्ड मार्कर। जैसे ही बोर्ड मार्कर लिखेंगे तो आपके पास एक साइड पे 4-5 लिस्टिंग्स आ जाएंगे जिनके नीचे लिखा होगा स्पॉन्सर्ड। वो एड्स हैं जो
मुख्तलिफ कंपनीज ने अपनी ऐड लगा के अपनी लिस्टिंग्स को टॉप पे किया। उसके नीचे पे शुरू हो जाता है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक क्या है, आप पेज 1, पेज 2, पेज 3 जाते जाएंगे आगे, आपको मुख्तलिफ कंपनीज जो बोर्ड मार्कर बेच रही हैं वो आपको गूगल पे नजर आना शुरू हो जाएंगी। ह्यूमन साइकी क्या कहती है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप एम्पोरियम गए हो या पैकेजेस गए हो, आपने पूरे के पूरे पैकेजेस की एक एक दुकान छान मारी हो? यूजली आपके 2-4 ब्रांड आपके माइंड में होते हैं, वहीं से आप जाते हैं। मैक्सिमम क्या है, सेल्स के दिनों में आप 2 नहीं तो 4 नहीं तो 6 आउटलेट पे चले जाएंगे, उसके बाद आप अपना डिसीजन बना लेते हैं कि हाँ मुझे यहीं से परचेज करना है। ऐसा ही होता है ना? तो सेम यही कॉन्सेप्ट ऑनलाइन पे भी है। ऑनलाइन पे कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आप गए, आप जाके पहले पेज से लेके 10वें पेज तक एक एक लिस्ट को पूरा खंगालना शुरू हो गए। इवन कुछ लोग बजट फ्रेंडली शॉपिंग करते हैं तो उनका भी यही है, वो ज्यादा से ज्यादा दूसरे पेज तक चले जाएंगे, तीसरे। लेकिन इंटरनेट की रिसर्च के मुताबिक मैक्सिमम जो सेल्स होती हैं वो पहले टॉप 10 टू टॉप 15 रिकॉर्ड्स में से होती हैं। तो आपने टॉप पे किस तरह से आना है, वो सारा रैंकिंग का प्रोसेस है। अच्छा, इसमें फिर आगे बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल्स आ जाती हैं, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली यहाँ ऑडियंस थोड़ी कम बैठी है जिनको टेक्निकल का पता है, तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो अब आपने सबसे पहले, वापस उसी पॉइंट पे आऊँगा कि आपने सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि आपका इंग्लिश का लेवल क्या है। उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंगली आपने स्किल सीखने हैं। अच्छा, जिस बच्चे का आज लेवल लेट से इंग्लिश का इतना अच्छा नहीं है, वो इम्प्रूव किया जा सकता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें किसी किस्म की हमें शर्मिंदगी महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज हाँ, आपको उर्दू नहीं आती, आपको पंजाबी नहीं आती, तो यस इट्स अ सीरियस कंसर्न कि आपको अपनी मदर टंग नहीं आती है, ठीक है। इंग्लिश नहीं आती, कोई मसले वाली बात नहीं है भाई, हम सीखेंगे। उर्दू भी तो सीखी थी ना कभी हमने, ठीक है। इंग्लिश भी सीख लेंगे, कोई मसला नहीं। जैसे जैसे आप इन स्किल्स में आगे बढ़ते जाएंगे, आपने एक तरफ से इंग्लिश, दूसरी तरफ से अपने स्किल के ऊपर फोकस करना है। कभी भी एक चीज़ पे आप नहीं रह सकते। अच्छा, यहाँ पे भी फिर एक और ऑप्शन आ जाती है कि भाई हर तरह से हाथ पांव मार लिया, नहीं आ पा रही इंग्लिश, कोई बात नहीं, स्टिल देयर इज अ ऑप्शन। ऑप्शन क्या है? आप टेक्निकली बड़े स्ट्रांग हैं, साउंड है, हर चीज़ आती है आपको, हायर या किसी के साथ कोलैबोरेशन करके एक पार्टनर ऐसा ले लें, एक ऐसा एम्प्लॉय अपनी कंपनी में रख लें जिसके टेक्निकल स्किल्स बहुत अच्छे, उसके मार्केटिंग के स्किल्स बहुत अच्छे हों। वो आपके बिहाफ पे क्लाइंट ऑनबोर्ड करेगा, आप यहाँ से टेक्निकल स्टफ करेंगे। और ये मोस्टली ज़्यादातर जो एजेंसीज हैं उनमें इसी तरह से है, ठीक है। अब होता क्या है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जब आप ग्रोथ की तरफ जाते हैं तो आपको चाहिए ही होते हैं ऐसे हेल्पिंग हैंड, चाहे वो आपके टीम मेंबर की सूरत में हो या आपके पार्टनर की सूरत में हो, ताकि आप ग्रोथ की तरफ बढ़ सकें। कितने डॉलर? अच्छा चले ये पूछ लेता हूँ कि कितने डॉलर, पहले फीमेल बता दें कि आपको अगर आने शुरू हो जाएं तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं आई एम अर्निंग गुड। जो भी नंबर है, बड़ा हो सकता है। कितना? 10,000 US डॉलर, ठीक है जी। आप में से जी कोई मेल हजरात में से नंबर क्रॉस करें, फीमेल से बहुत बड़ा नंबर आ गया जी भाई, 50,000 US डॉलर। अब देखिए, ये आपका भी नंबर बहुत अच्छा है मेरे भाई, आपका भी नंबर बहुत अच्छा है। देखिए, ये ख्वाहिश होनी चाहिए हमारी, लेकिन मंजिल कभी भी आप एक दफ़ा से तय नहीं करते। मंजिल तय करने के लिए आपको नीचे से ऊपर फ्लोर पे चढ़ के आए, आप में से कोई ऐसा है जो एकदम पहले सीढ़ी से चौथी सीढ़ी या 10वीं सीढ़ी पे आया हो? आपने ज़्यादा से ज़्यादा भी छलांग मारेंगे, पहली से तीसरी पे आ जाएंगे, पहली से 7वीं 8वीं पे नहीं जा सकते। तो ये जो नंबर आपने कहा 10,000 रियलिस्टिक नहीं है, जो आपने 50,000 कहा कंप्लीटली नॉन रियलिस्टिक है। इवन बड़ी एजेंसीज जो है, मेरी एजेंसीज भी 50,000 डॉलर का प्रॉफिट नहीं कमा रही है, ठीक है, जबकि मेरी लाहौर में दूसरी या तीसरी बड़ी एजेंसी है, मैं भी नहीं कमा रहा 50,000। लेट्स पुट इट दिस वे, ठीक है। रियलिस्टिक नंबर होना चाहिए आपके माइंड में $500 से $1,000। $1,000 कितना बनाता है आज की डेट में पाकिस्तानी? 2,85,000 रुपया। इस वक्त आपकी बड़ी से बड़ी कंपनी के मैनेजर्स की तनख्वाह इतनी नहीं है भाई। बैंकों में बड़े से बड़े जो बैंक हैं उनके जो ब्रांच मैनेजर्स की तनख्वाह इतनी नहीं है। अगर है भी किसी की तो इतना रगड़ा लगाते हैं, सुबह 9 बजे जाते हैं, जाने का टाइम कंफर्म है क्योंकि बायोमेट्रिक पे आपके एंट्रेंस होनी है, आने का टाइम किसी को नहीं पता, रात को 1-1 बजे तक भी लगे होते हैं। बट इन दिस फील्ड इफ यू स्पेंड अराउंड 4 to 5 hours a day, realistically you can easily earn $500 to $1,000 without going into extra pain। हाँ, एक्स्ट्रा पेन में चले जाएंगे तो आप उसको डबल भी कर सकते हैं, ट्रिपल भी कर सकते हैं। एंड बाय द वे देयर आर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो इस वक्त 5,000, 4,000, 3,000 बड़े आराम से कमा रहे हैं। इससे आगे नहीं आप कमा सकते, इम्पॉसिबल है। इससे आगे की जर्नी है फिर एजेंसी की।
उसके लिए फिर आपको टीम बड़ी करनी पड़ेगी, फिर आपको नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ाने पड़ेंगे, फिर आप जा सकते हैं। 3 से 4 हज़ार की जर्नी, 5 हज़ार तक की भी जर्नी सोलो फ्लाइट पे ली जा सकती है। इससे आगे नियर टू इम्पॉसिबल नजर आता है, क्योंकि देखें जिसने आपको $5,000 देना है उसने आपसे काम भी लेना है, और $5,000 आप अर्न करते हैं यूजली 2 से 4 क्लाइंट के बीच में, कुछ केसेस में 5 क्लाइंट तक भी चले जाते हैं। तो सिंगल हैंडेडली आप इससे ज़्यादा मैनेज कर नहीं सकते हैं, तो फिर इससे आगे जाने के लिए आपको चाहिए टीम चाहिए। जैसे जैसे फिर क्लाइंट आते जाएं, स्मार्टली अपनी टीम को इंक्रीज करते जाएं, जैसे जैसे टीम का साइज बढ़ता जाएगा आपके नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, फिर आपका जो 10,000 वाला गोल है वो आएगा, फिर आपका जो 50,000 वाला गोल है वो आएगा। ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मैं इस पर टिपिकली आगे जितना सेशन है वो सारा अमेज़ोन पे करूँगा, क्योंकि लोकल पे लास्ट टाइम मैंने कर लिया था, तो अब मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा सा अमेज़ोन के हवाले से। आप में से बहुत सारे बच्चों ने अमेज़ोन के बारे में सुना भी होगा और एक हाइप भी क्रिएट हुई है मार्केट में। पहले मैं उस चीज़ की बात कर लेता हूँ जिसने ये पूरी डोमेन को गंदा किया। ठीक है, 2017-18 में मैं उन चंद शुरू के लोगों में से था जिन्होंने पाकिस्तान में अमेज़ोन के ऊपर बात करना शुरू की, काम करना शुरू किया। मैं सनी अली के शुरू के चंद स्टूडेंट्स में से हूँ। उस वक्त ये डोमेन बहुत प्यारे तरीके से आगे बढ़ती गई। विद द पैसेज ऑफ टाइम इतनी इसकी हाइप क्रिएट हुई कि मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो इसके अंदर एंटर हो गए। 2022-23 के बाद आफ्टर कोविड बहुत सारे लोग, फिर जहाँ जाहिर है तालाब में अच्छी मछली है वहाँ गंदी मछलियाँ भी आ जाती हैं, तो कुछ गंदे अंडे इस डोमेन में आए और उन्होंने इस डोमेन का बेड़ा गर्क कर दिया। वो किस तरह से किया, मैं इसमें पहले आपको मॉडल बताता हूँ क्या क्या होते हैं, फिर बताता हूँ कि उन्होंने किस तरह अपना रोल प्ले किया। सबसे पहला मॉडल इसमें आता है ड्रॉप शिपिंग का। कितने लोगों को पता है ड्रॉप शिपिंग का? चले कम से कम काफ़ी हाथ, ई कॉमर्स से ज़्यादा हाथ ड्रॉप शिपिंग पे खड़े हुए, तो इसका मतलब है जो मैं बात कह रहा हूँ वो वैलिड है। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा मॉडल है जिसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो खैर मैं उस पर बात नहीं करूँगा, कुछ मकतबा फ़िक़्ह ने उसको हलाल करार दिया है, कुछ ने हराम करार दिया है। ठीक है, अब आ जाते हैं अमेज़ोन पॉइंट ऑफ व्यू से। अमेज़ोन कहता है कि ड्रॉप शिपिंग इज़ लीगल बट द वे वी डू ड्रॉप शिपिंग इज़ कम्प्लीटली इलीगल। देखिए, हर प्लेटफॉर्म के एक पैरामीटर्स हैं, उसकी एक रूल्स एंड रेगुलेशन है। आप अभी इस वक्त कासिम शाह फाउंडेशन में बैठे, इसके कुछ रूल एंड रेगुलेशन हैं, उसके तहत आप लोग यहाँ पे आए हैं। अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो क्या होगा, इलीगल एक्टिविटीज़ हो जाएंगी। ठीक है, नॉर्मल एक्टिविटीज़ वो नहीं कंसिडर की जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, पाकिस्तान में जितनी ड्रॉप शिपिंग हो रही है, हम प्रोडक्ट किसी की है, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है, प्रोडक्ट उठाई अमेज़ोन पे भेज दी, पैकेजिंग किसी और की। ये ऐसे ही है कि आपने किसी बड़े ब्रांड का कोई परफ्यूम बाय किया, परफ्यूम आपको अंदर हो सकता है परफ्यूम ओरिजिनली हो, लेकिन किसी और की पैकेजिंग में आपको डिलीवर हो रहा है, तो क्या आपका ट्रस्ट डेवलप होगा उस चीज़ पे? चाहते हुए या ना चाहते हुए भी आप डाउट करेंगे। मिसाल के तौर पे आपने रॉयल टैग की एक शर्ट ली, शर्ट चाहे अंदर रॉयल टैग की हो, उसकी पैकिंग किसी और ब्रांड की आ गई है, तो आपको कहीं ना कहीं डाउट होगा, नहीं कुछ गड़बड़ है। तो यही हो रहा है यहाँ पे हमारे यहाँ। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज। ये दोनों लिंक्ड ब्रांच हैं ड्रॉप शिपिंग ही की, लेकिन अभी ये चल रहा है इस वक्त। पहले हमने ड्रॉप शिपिंग को गंदा किया, इस वक्त ड्रॉप शिपिंग का बिल्कुल भट्टा बैठ गया हुआ है। प्रॉपर तरीके से इस वक्त कोई भी ड्रॉप शिपिंग का स्टोर नहीं चल रहा। उसके बाद अब ये ऑनलाइन आर्बिट्राज और रिटेल आर्बिट्राज, इसमें भी मोर और लेस यही कहानी है। अभी अगला जो बैन होने जा रहा है वो यही वाला मॉडल है। थर्ड मॉडल हमारे पास आ जाता है होलसेल का मॉडल। ये मॉडल सबसे मज़ेदार मॉडल है। अगर आपने कम इन्वेस्टमेंट के साथ जाना है, इसमें अगर आप एज ए सर्विस प्रोवाइडर जाते हैं, इसमें सबसे मज़ेदार इसलिए कि इसमें वीए के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है। वीए क्या होता है? वर्चुअल असिस्टेंट। आप में से बहुत सारे बच्चे आगे जाके वीएज ही बन सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, वो जाके अपनी प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लेंगे या होलसेल स्टोर लॉन्च कर लेंगे। जिनके पास पैसे नहीं हैं और इस डोमेन में रहना चाहते हैं, वो आगे जाके बनेंगे वीए, वर्चुअल असिस्टेंट। ठीक है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है कि किसी का स्टोर है, आप उसके ऊपर उनकी हेल्प कर रहे होंगे इन ऑर्डर टू परफॉर्म मल्टीपल एक्टिविटीज़। वो एक्टिविटीज़ क्या हो सकती हैं? वो आपका ब्रांड हंटिंग हो सकती है, प्रोडक्ट हंटिंग हो सकती है, ब्रांड अप्रूवल हो सकती है, लिस्टिंग क्रिएशन हो सकता है, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें वीए के अंडर आती है। वो एक अलग से पूरा लंबी डिबेट है, लंबा सब्जेक्ट है, उस पर एक पूरा सेशन किया जा सकता है। अच्छा, उसके बाद फाइनल और सबसे ऑथेंटिक मॉडल, जिसमें कल को प्राउडली यू कैन से कि यस दिस इज माय ब्रांड, उसको कहते हैं प्राइवेट लेबल। ठीक है, प्राइवेट लेबल क्या होता है? अब जिस तरह ये मिसाल के तौर पे ये मेरे पास जो मार्कर है, ये डॉक्टर बोर्ड की मार्कर है। अब ये इन्होंने जो अपना नाम लिख दिया है, ये मार्कर ही है।
डॉलर की भी आती है, पियानो की भी आती है, ये डॉक्टर बोर्ड भी इन्होंने लिख दिया। अब ये इन्होंने अपना नाम लिखने से इसको प्राइवेट लेबल कर लिया, ठीक है। अब जिस तरह मेरी पॉडकास्ट है, थिंक डिजिटल पॉडकास्ट है, तो ये प्राइवेट लेबल हो गई मेरी एजेंसी का नाम ई कॉमर्स प्लानर है, तो ये एक नाम रखने से क्या हुआ, प्राइवेट लेबल हो गई, ठीक है। अब आईफोन है, आईफोन क्या पूरी दुनिया में कोई और नाम रख सकता है? नहीं रख सकता, ये प्राइवेट लेबल हो गया आपका। तो ऐसी कोई प्रोडक्ट जिसके ऊपर आप अपना ब्रांड नेम सेपरेटली रखते हैं, उसकी ब्रांड रजिस्ट्री कराते हैं, ट्रेडमार्क होता है उसका, वो आपका प्राइवेट लेबल कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने लोगों को पता है प्राइवेट लेबल का? बस वही चंद लोग बैठे हैं जिनको ई कॉमर्स के बारे में पता है, तो उनको ही, आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप अच्छे अच्छे सवाल पूछिएगा, ताकि जब जिन लोगों को नहीं पता इनके लिए भी थोड़ी सी क्लैरिटी लाजमी आए। अब इसमें प्राइवेट लेबल मॉडल करने के लिए मल्टीपल वेज है, लेकिन जो आइडियल बजट है इसमें वो $10,000 से लेके $30,000 से $35,000 तक का आइडियल बजट है एक अच्छी प्राइवेट लेबल करने के लिए। इस पर फिर डिबेट हो सकती है, $5,000 से भी प्राइवेट लेबल होता है, लोग लाख डॉलर से भी प्राइवेट लेबल करते हैं, लेकिन एक आइडियल फिगर मैंने आपको बता दी कि 10,000 से लेके $30,000-35,000 की रेंज में एक अच्छा प्राइवेट लेबल ब्रांड आप खड़ा कर सकते हैं। बाकी फिर आगे जाके डिटेल उसकी डिफरेंट है कि किस तरह से आपने करना है, किन किन टेक्निक्स पे आप लॉन्च करेंगे, किस तरह करेंगे। तो ये हो गए सारे मॉडल। सबसे जो देरपा मॉडल है और जिसके ऊपर किसी किस्म का कोई खतरा नहीं, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रातों रात गायब नहीं होगी, वो है प्राइवेट लेबल मॉडल। होलसेल का मॉडल सेकंड आ जाता है। होलसेल का मॉडल अच्छा है, बट इसको थोड़ा सा इसमें एक रिस्क फैक्टर ये आ जाता है कि आपका अपना कुछ नहीं है, आप मुख्तलिफ लोगों के ब्रांड उठा रहे हैं और बेच रहे हैं। अब इसकी मिसाल फिर मैं बार बार वो एम्पोरियम की मिसाल इसीलिए लूंगा क्योंकि आप लोगों को समझ आएगा, एम्पोरियम हमारे पास ही है इधर। एम्पोरियम में जितनी दुकानें हैं, आज अगर वो डिसाइड कर लें कि हमने इस मॉल से एग्जिट करना है, तो एम्पोरियम के पास अपना कुछ बेचने को है? खाली, ठीक है। तो ये ऐसे ही है कि आपने एक ऑनलाइन ब्रांड खड़ा किया, आपने मुख्तलिफ ब्रांड से प्रोडक्ट की अप्रूवल लेके बेचना शुरू कर दी फॉर एनी रीज़न। आपकी गलती से भी हो सकता है, किसी और सेलर की गलती से हो सकता है, ब्रांड को खुद को होश आ जाए, वो डिसाइड कर ले कि आज से मैं अलाउ नहीं करूंगा किसी भी ब्रांड को ऑनलाइन बेचना। और ये अक्सर औकात होता है, मेहनत हम लोगों की होती है, ब्रांड को स्टैब्लिश हम लोग करते हैं। जब ब्रांड एक लेवल पे पहुंच जाता है, उसके बाद ब्रांड कहता है जी अल्लाह हाफिज़, अब तो मैं खुद बेचूंगा। अगर अल्लाह हाफिज़ नहीं भी कहता तो वो खुद आपका कंपेटिटर बन जाता है आके। अब आप खुद देखें कि क्या हम किसी मैन्युफैक्चरर के साथ या ब्रांड ओनर के साथ टक्कर ले सकते हैं प्राइस में? नहीं ले सकते, क्योंकि उसके तो घर की बात है ना भाई, वो चाहे $10 कम कर दे, $10 बढ़ा दे, उसकी अपनी बात है। तो ब्रांड को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। तो इस वजह से ये मॉडल में थोड़ी सी कबाहत ये है कि ये एक लिबोरियस वर्क वाला मॉडल है। दिन रात आप लगे हुए ब्रांड अप्रूवल पे, एंड ऑफ द डे आपकी अपनी ऑथेंटिसिटी नहीं है, आपका अपना कुछ नहीं है उस एक अकाउंट के अलावा। सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज पूछिए। तो ये है कि जो ड्रॉप शिपिंग जो हम पढ़ रहे हैं ना, जी, मैं शॉपिफाई को जी ऑर्डर करता हूँ, वो ड्रॉप शिपिंग करेगा जी सर, लेकिन उनके जो प्रोसीजर है इतने स्ट्रॉन्ग है जी सर, कि उनकी ड्रॉप शिपिंग का मैं भी नहीं सोच सकता कितनी अच्छी तरह डिलीवर करेंगे। जी सर। लेकिन आप कैसे कह रहे हैं कि इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं? अच्छा सर देखिए, ऐसा है कि आपने अपने ही सवाल में कुछ हद तक जवाब दे दिया कि उनके रूल्स एंड रेगुलेशन इतने स्ट्रिक्ट हैं कि हम उनको फॉलो नहीं कर पाते। अब इसमें देखिए प्रॉब्लम हम जानबूझ के भी नहीं करते, ठीक है। हमारे जो मासूम बच्चे इस दौड़ में लगे हुए हैं, मर्सिडीज, फॉर्च्यूनर, आईफोन 14 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, हैवी बाइक्स, ये दिमाग वहाँ से ख़राब हुआ है। अब सोचिए कि जुमा 4 दिन हुए एक बच्चे के डायपर को उतरे हुए और वो फॉर्च्यूनर की ख्वाहिशात करके बैठा हुआ है। तो भाई ये जो बाबे हो गए हैं वो पागल हैं जो लगे हुए हैं 20-20 साल से इस डोमेन के अंदर, ठीक है। हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हो गई हैं, हमारी ख्वाहिशात गलत हो गई हैं। क्या वो जो बच्चा, मैं अपने एक एम्प्लॉई की बात बताता हूँ, मैंने आज से कोई 2.5 साल पहले की बात है, एक बच्चा मैंने पाकिस्तान के एक बड़े खूबसूरत शहर से रखा। मेरा बड़ा दिल करता उस शहर का नाम लेने को, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया फिगर होने की वजह से नहीं लेता मैं। उस शहर से मैंने उस बच्चे को हायर किया। उन दिनों जो है कोविड चल रहा था तो हम रिमोट काम करते थे, तो उस बच्चे का रिस्पॉन्स थोड़ा सा हल्का हो गया ना। तो मैंने अपने टीम लीड से पूछा कि भाई ये क्या चक्कर है। टीम लीड ने कहा सर जो आपको रिप्लाई आ रहा है मुझे उससे भी स्लो आ रहा है। अच्छा, पता चला कि आहिस्ता आहिस्ता हमें इन्फॉर्मेशन मिली कि वो भाई साहब जो है ना 300 ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट को मैनेज कर रहे हैं।
कैसे मैनेज कर रहे हैं जी? अच्छा, वो हमारे पास हमारा जो मंथली एक मीटअप हुआ राइट आफ्टर कोविड, तो उसमें आए भाई साहब ने हैवी बाइक ली हुई। अब सोचिए एक बच्चे की 45,000 रुपये सैलरी है और वो 17-18 लाख रुपए की हैवी बाइक पे आपके उसमें मीटअप में अटेंड करने आया हुआ है। और उन दिनों में नया नया आई थिंक सो 13 प्रो मैक्स आया था या 12 प्रो मैक्स, 2.5-3 लाख का फ़ोन वो लेके आया हुआ है। और जब मैनेजर ने उससे पूछा कि भैया किन शशकों में पड़े हुए हैं, तो उसने फिर बताया कि सर मैं इस वक्त 300 ड्रॉप शिपिंग के अकाउंट को सिर्फ मैनेज करता हूँ। उसमें से 70-80% अकाउंट वो बांग्लादेश से मैनेज कर रहा था, बाकी यहाँ से मैनेज कर रहा था, उसी शहर से जहाँ से वो है। उसको कख नहीं पता था कि ड्रॉप शिपिंग कहते किसको हैं। और महीने का वो सुनने में आया था कि उस वक्त 10 से 12 लाख रुपया कमा रहा था। ठीक है, अब जब इतने बड़े फिगर आपको बगैर मेहनत के मिले तो आप मेहनत करेंगे? तो अफसोस है उन माँ बाप पे भी जो बच्चों से पूछते नहीं कि बेटे ये शशके कहाँ से आ रहे हैं, अभी तो तुम्हें 4 दिन पहले तो तुम्हारा डायपर उतरा है और आज तुम जो है 10-12 लाख रुपए महीने का घर लाना शुरू कर दिया है। ना माँ बाप पूछ रहे हैं, ठीक है, ना उसका कोई जो सोसाइटी उसको पूछ रही है, वो सारे उसके इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं। सर उस इन्फ्लुएंस के चक्कर में हम वो हर जितने उसके प्रोटोकॉल्स हैं उनको बाईपास करते हैं। जब आप प्रोटोकॉल बाईपास करेंगे तो डेफिनेटली एक प्लेटफॉर्म की जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके अगेंस्ट जाएंगे आप, वहाँ से काम खराब होना शुरू हुआ है। ठीक है, वहाँ से हम लोग ट्रैक से हटे हैं। जब ट्रैक से हटे तो आहिस्ता 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 हमारी सारी चीज़ें बिगड़ना शुरू हो गई। जब वो सारी चीज़ें बिगड़ी तो हुआ क्या, जिन लोगों को देखें, जब आपको इस हलाल हराम की तमीज़ नहीं रहेगी, जब आपको ये इस चीज़ का नहीं होगा कि यार मैं एक कम्युनिटी का बेड़ा गर्क करने जा रहा हूँ, आप सिर्फ अपनी माजरत के साथ इस वक्त पूरी कौम उसी चक्कर में लगी है, इसी वजह से तो मुल्क का ये हाल हुआ है। अगर हम ये सोचना शुरू कर दें कि यार बड़ी मुश्किल से तरले मिन्नतें डाल के कुछ 200-400 लोगों की एफर्ट के साथ आज ये 4 मिलियन 3 मिलियन की कम्युनिटी बनी है, तो चंद लोग, ये एक ही शहर है, एक शहर नहीं एक पट्टी है पूरी, आप में से बहुत सारों को पता भी होगा, उस पूरी पट्टी ने इसका बेड़ा गर्क किया है। लेकिन वेरी अनफॉर्चुनेट टू से कि हम लोग उसमें कसूरवार हैं कि हम लोग उस पट्टी के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए, हम लोग उस खित्ते के अगेंस्ट खड़े नहीं हुए, हम लोग यूनाइटेड नहीं थे आपस में। अगर हम यूनाइटेड होते, हम खड़े होते, ऐसी की तैसी वो कितनी देर करते। आज वो पट्टी से अकाउंट बनाना भी अमेजोन का बैन है, मतलब अमेजोन ने उनके अगेंस्ट एक्शन ले लिया, हम लोगों ने नहीं लिया। तो कसूरवार पूरी की पूरी सर कम्युनिटी है, पूरा मुल्क कसूरवार है इसका। और बहुत जल्द आप लोगों को ऐसी खुशखबरी भी मिलेगी कि बहुत सारे यहाँ से चीज़ें वापस ले ली जाएंगी। आप लोगों की इत्तला के लिए बता दूं, 2012-13 के अंदर अमेजोन ऑफिशियली पाकिस्तान से अलाउ था जिस तरह आज है। उस वक्त भी उसी पट्टी में से एक पर्टिकुलर शहर उठा, उसने गंद खोला, उन्होंने पकड़ के पूरा पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया। आज क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नंबर इतने बड़े हैं कि आज अमेजोन के पास भी ये पावर नहीं है कि वो पूरी कंट्री को ब्लॉक कर दे, उसने एक पट्टी को ब्लॉक कर दिया। अब वो पट्टी क्या कर रही है, वो उठ के सारे वहाँ से लोग लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में आके बैठ गए हैं। ठीक है, अपने शहर से निकल के यहाँ पे आ गए हैं, अब वो यहाँ पे गंद खोल रहे हैं। तो इस वक्त ख़ास तौर पे लाहौर और इस्लामाबाद के अंदर रिसोर्सेज का इतना क्रंच है। आज आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको जॉब नहीं मिल रही? को हाथ खड़ा करेंगे? काफ़ी लोगों को जॉब नहीं मिल रही। हम रो रहे हैं भैया मेरी रिसोर्स नहीं मिल रहा, आप लोग कह रहे हैं आपको जॉब नहीं मिल रही, तो कौन गलत है? ठीक है, एक सिस्टम का धज्जियाँ उखेड़ी हुई हैं हम लोगों ने, प्रोसेस ही नहीं है। बच्चा स्ट्रगल कर रहा है बेचारा जॉब ढूंढने में, हम स्ट्रगल। इस वक्त मेरे पास कंपनी के अंदर 8 पोजीशंस अवेलेबल है, ठीक है, और मैं को बहुत बड़ी कंपनी नहीं हूँ, 25-30 लोगों की कंपनी है, 8 पोजीशन मेरे पास अवेलेबल है। जस्ट इमेजिन कि जो मुझसे बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं, एक सॉफ्टवेयर हाउसेज में इस वक्त 100-200 लोगों की ज़रूरत है, नहीं मिल रहे, नखरे इतने। ठीक है, बच्चे के स्किल लेवल अभी 100 में से 10 पे खड़ा है, सैलरी मांग रहा है वो एक प्रॉपर कंपनी के मैनेजर की। जी आपका सवाल पूछ रहे थे आप? जो बेटी आप कह रहे हैं जिसको आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, आप उसका नाम ले सकते हैं? नहीं यार, नाम ही तो नहीं ले सकता, कैमरा बंद होगा फिर ले दूंगा नाम। ठीक है, मेरी बड़ी देर से ख्वाहिश है कि मैं इस पट्टी को प्रॉपरली रगड़ूं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे दोस्त भी उसमें से शामिल हैं जो उस पट्टी में रहते हैं। सारे देखिए सब लोग गंदे नहीं होते, लेकिन मेजॉरिटी उस पट्टी में यही काम कर रही है। ठीक है, तो इंशाल्लाह कभी ना कभी ज़रूर हम उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उस दिन बात करूंगा जिस दिन मेरी कम्युनिटी खड़ी होगी मेरे साथ। हर बंदे को प्रॉब्लम है उस पट्टी से, 90% लोगों को प्रॉब्लम है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात कोई नहीं करता। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि वहाँ को बड़ा तुर्रे खां बैठा है जो हमारे खिलाफ हो जाएगा, कोई ऐसा मसला नहीं। हम वो बेसिकली इन्वायरमेंट नहीं क्रिएट करना चाहते कि हम अपने ही मुल्क के, एक शहर के या एक इलाके के खिलाफ हो जाए। इधर से सवाल था आपका, कुछ आप पूछ रही थी जी, पूछ ले भी आप जी। सर आपने कहा था ना कि पढ़ाई का, मेरे ख्याल से पढ़ाई का कुछ नहीं होता, अगर आपका हिम्मत है ना कि आप कोई कारोबार कर सकते हैं। सर मैं बेसिकली कहूँगी, ठीक है, तो
मेरी शादी हुई थी 13 साल की। ठीक है। हालात इस तरह के। ठीक है। तो मेरे फादर ने मुझे नहीं कराया। ठीक है। तो मैं इस वक्त ज़ाती तौर पे अपना कॉलर है उसमें यानी कि काफ़ी अच्छा, बहुत ही अच्छा कार्ड है। ठीक है। मेरी फ्रेंड का और मेरा पार्टनरशिप है। ठीक है। मेरे ख्याल से हिम्मत आपके अंदर होना चाहिए कि आप कारोबार कर सकते हैं, पढ़ाई का ठीक है। मेरी बहन, आपके कितने फॉलोअर हैं इस वक्त? एक ही है। कितनी देर हो गई इस फॉलोअर को? तकरीबन 5 साल। आज देखिए, ये एक और नई डिबेट। देखिए हम इस वक्त ना बहुत ही, मैं कैमरा ऑन है, मैं क्या अभी किस दुख की बात करूं। ये जो मेरे अंदर दुख है ना, ये सिर्फ 3 कैटेगरी में, मैं मल्टीपल टाइम इस पे बात कर चुका हूँ। ये सिर्फ 3 टाइप की कैटेगरीज हैं पाकिस्तान में जिनको ये दुख है। चौथी मुझे नहीं नजर आई, अल्लाह करे चौथी भी कोई एंटर हो। पहली कैटेगरी वो जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं, दूसरी कैटेगरी वो जो ओवरसीज रिटर्न है जिसमें मैं शामिल हूँ, तीसरी कैटेगरी वो है जो फ्रीक्वेंटली बाहर के मुल्कों में चक्कर लगाते हैं। यहाँ आप लोग ठंड प्रोग्राम है, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ती। आप लोगों की मिसाल वही, आग लगी बस्ती में, हम अपनी मस्ती में। काश हमारी ये यंग जनरेशन, आपको पता है आप जितने लोग यहाँ पे बैठे हो इस हॉल के अंदर, आप लोग ब्लेस्ड इनफ हो कि आप दुनिया की उन चंद कंट्रीज में से हो जहाँ पे यंगस्टर की तादाद 65% से ज़्यादा है। यंगस्टर जब मैं कहता हूँ 30 ईयर से नीचे की बात कर रहा हूँ। हम दुनिया के शायद चौथे या 5वें या 6ठे नंबर पे हैं। इतनी बड़ी हमारे पास अल्लाह की ब्लेसिंग है। और हम दुनिया के चौथे नंबर पे वो कंट्री है जो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है। टूटी फुटी सही भाई, हमारे मोस्टली लोग बोलते हैं। ये इतनी बड़ी ब्लेसिंग है कि अगर इसकी समझ आ गई ना हमें, तो हम दुनिया को फतह कर जाएंगे भाई। हमें कोई नई साइंस दरियाफ्त करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ हिम्मत की ज़रूरत है। जहाँ पे बहन आपने बात की कि पढ़ाई की, आज देखिए मैं ये नहीं कहता कि पढ़े लिखे अगर नहीं है तो वो आपके लिए दरवाजे बंद हो गए। अगर आप पढ़े लिखे होंगे ना तो आप अपने लिए चीज़ों को आसानी की तरफ लेके जाएंगे। आज अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी एक अच्छी एजुकेशन होती, अच्छा बैकग्राउंड होता, तो मेरी बहन आज आपका 1 फॉलोअर नहीं, आपके 5 फॉलोअर होते हैं। ठीक है। आज आपने बड़ी मेहनत, जितनी मेहनत आज आपने की है ना, अगर आप पढ़ी लिखी होती तो आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करती, ऐसा ही है। तो जहाँ आपने हार्ड वर्क करके इतनी मेहनत से यहाँ तक पहुँची है, स्मार्ट वर्क के ज़रिए, आपकी विजनरी अप्रोच के ज़रिए, आप शायद आज 5 या 10 फॉलोअर्स की मालकिन होती है। ठीक है। तो एक नई डिबेट शुरू कर दी है हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स ने, कुछ ने, कि भाई पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, स्किल लो, निकल जाओ आगे। एक चीज़ मैं, ये कैमरा ऑन है, बड़े वसूख से आप लोगों को और ईमानदारी से बता रहा हूँ, देखिए कोई भी स्किल दुनिया का वो ताहयात नहीं है। मैंने 18 साल में इस ई कॉमर्स और डिजिटल की दुनिया को बहुत ज़्यादा लोज एंड हाइज में देखा है। ये ताहयात रहने वाली चीज़ें नहीं है। ख़ास तौर पे ये 2020 के बाद जो स्किल ने एक नया ट्रेंड शिफ्ट किया है, इनकी एज ही बड़ी छोटी सी है। शेल्फ लाइफ किसी स्किल की 2 साल है, किसी की 3 है, किसी। आज मिसाल के तौर पे जो हमारे कंटेंट राइटर 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए लेते थे, आज उसमें से जो सिर्फ स्मार्ट कंटेंट राइटर है वो जो पहले 1 लाख ले रहा था आज वो 2 लाख पे चला गया है। क्यों? एआई की मदद से। जो थोड़ा सा बस लकीर के फ़कीर वाला रिसोर्स था, वो जो 1 लाख ले रहा था आज उसको वो 10,000 पे हायर करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि चैट जीपीटी 5,400 रुपया महीने का दें, चैट जीपीटी 4 के प्रोफेशनल वर्जन लें, वो आपको फ्री में काम करके दे रहा है। जो आपका रिसोर्स एक आर्टिकल 4 घंटे में लिखता था, आपको 3.5-4 मिनट में एक आर्टिकल उससे बेहतर परफेक्शन के साथ मिल रहा है। ठीक है। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें चेंज होती हैं। पढ़ाई को खुदारा, ये बात बड़े गौर से सुनिएगा, पढ़ाई को खुदारा अपने पैसे से लिंक करना बंद कर दें। जिस दिन एज ए सोसाइटी हमने अपनी डिग्रीज को पैसे के साथ लिंक करना बंद कर दिया ना, उस दिन हमारी तरबियत भी हो जाएगी, उस दिन हमारे पास पैसा भी आ जाएगा। ये टॉपिक थोड़ा सा दूसरी तरफ चला गया अभी। देखिए यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, उनका काम आपको पैसा कमा के देना नहीं है। वो एक अलग डिबेट है कि वो जो काम कर रही हैं वो सही नहीं कर रही। मैं कभी वो उनका यहाँ पे खड़ा होकर एडवोकेट नहीं हूँ। वो जो कर रहे हैं इंतहाई गलत कर रहे हैं, उनको भी अपने आप को अपडेट करना चाहिए। लेकिन यूनिवर्सिटी होती है एक इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए, आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए, आपको एक ऐसा रिसोर्स बनाने के लिए कि कल को आप जाके 10 लोगों के साथ खड़े हो जाएं। आजकल एक होम स्कूलिंग का बड़ा कॉन्सेप्ट चल रहा है। क्या होम स्कूलिंग वाला बच्चा ये 70 लोगों के सामने आके खड़ा होकर बोल सकता है? नहीं बोल सकता। ठीक है। डिग्रीज को, तालीम को, जो ये आपकी हमारी रवायती तालीम है, उसको एक अच्छा इंसान बनने के लिए इस्तेमाल कीजिए। हाँ, स्किल आप लेते जाएं। आज आप डिजिटल के स्किल लेने हैं, कल को आपको कोई ग्राफिक के स्किल नजर आते हैं, परसों आपको पाइथन नजर आ जाता है, कोडिंग नजर आ जाती, फोटोग्राफी नजर आ जाती, वीडियोग्राफी नजर आती है। आप चलते जाए, वो मूव करना आसान होगा। अगर आप पढ़े लिखे नहीं है और आपने स्किल सीख भी लिया, पहली बात तो सीखा ही नहीं जाएगा, उस तरह से सीख भी लिया, तो आपको कहीं ना कहीं फुल स्टॉप लगेगा। हर दफ़ा आपको मेहनत डबल से ट्रिपल करनी पड़ेगी। पढ़े लिखे होंगे, विद इन नो टाइम आप अपने अगले स्किल पे मूव कर जाएंगे। ठीक है जी।
जी। तो सर ने ऑलमोस्ट यही बताया था कि चीज़ें यही कि आप बाय करें और उसको सेल आउट आप खुद कर सकते हैं अपना, ये चीज़ सही नहीं है। मेरी बहन कहाँ से किया आपने शॉपिफाई का कोर्स? मैंने ब्रेन कॉलेज से किया। कितनी देर का कोर्स था? ये तो बहुत थोड़ा था, इतना लिमिटेड सिखाया गया, तो ऑलमोस्ट 1 मंथ ही। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपने भी ये चीज़ समझनी है। अब जिस तरह 1 घंटे का हमारा सेशन हो रहा है, इस 1 घंटे के सेशन में मैं आपको बहुत सारी चीज़ें क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है। अब क्या ये 1 घंटे के सेशन इनफ है आपको एक एक्सपर्ट बनाने के लिए? नहीं हो सकता। मैं सिर्फ एक आपको गाइडलाइन दे रहा हूँ। हाँ, इसके बाद आपको समझ आती है किसी भी स्किल को लेने के लिए जो आपको ऑन एन एवरेज टाइम लगता है ना, इट्स गोना टेक अबाउट 6 मंथ। वो भी एक कंडीशन उसके साथ अटैच है कि यू आर अ ब्रिलियंट स्टूडेंट, अदरवाइज लोगों को साल भी लग जाता है। तो 1 महीने में उन्होंने सिर्फ आपको डायरेक्शन दी है। अब उसमें उन्होंने आपको 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 डिफरेंट एंगल शायद बताए होंगे, 5 बताए होंगे। तो उन एंगल्स पे आप काम कीजिए, उनमें से देखिए आपको कौन सा एंगल सूट करता है, आपकी स्किल के हिसाब से, आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से, आपके नॉलेज के हिसाब से उस स्किल को पकड़ के फिर आगे पॉलिश करने की तरफ चले जाए, ठीक है। तो ये जो 1 मंथ 2 मंथ के कोर्सेज हैं, मैं इनके बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। मैं बल्कि अगर आप लोग कहते हैं तो मैं आपको लाइफ की जर्नी बता देता हूँ कि किसी भी दुनिया का कोई भी स्किल लेना है तो उसकी मैं आपको एक जर्नी बता देता हूँ क्या होती है। जाननी है आप लोगों को? ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ जर्नी, दुनिया का कोई स्किल लेना है आपने, इररिस्पेक्टिव को वो डिजिटल का है, वो अमेजोन का है, वो कि शॉपिफाई का है, कोई भी कुछ भी करना चाहते हैं, आपको एक मैकेनिक भी बनना है ना, तो ये 5 स्टेजेस जो हैं इनको तावीज़ की तरह घोल के पीना, ये मैं मल्टीपल टाइम बताता हूँ। पहली स्टेज नंबर 1, फ्री में कंटेंट कंज्यूम कीजिए। आपको एक डिजिटल मार्केटियर बनना है, गो टू यूट्यूब, गो टू फेसबुक, जितने प्लेटफॉर्म है उन पे जाइए। ये लिख लीजिए सब लोग, आप जिसके पास डायरी नहीं है अपने मोबाइल में चाहे लिख लीजिए। ये 5 स्टेजेस हैं, ये एक तावीज़ की तरह काम करेंगे और ये मैं गारंटी से कहता हूँ अगर कोई इसमें कामयाब नहीं होता तो आके भाई मेरा गिरबान पकड़ लीजिएगा, ठीक है। ये मैं आपको इतने वसूख से ये बात कह रहा हूँ। थोड़ा सा और डिटेल बताओ। जी बताता हूँ। पहली स्टेज है फ्री का कंटेंट कंज्यूम करना है। फ्री का कंटेंट कंज्यूम करने का मतलब ये है कि मिसाल हम एक लेके चल लेते हैं, अपना फेवरेट टॉपिक कोई भी बता दीजिए ताकि मैं उसको पूरे ये 5 स्टेजेस में निकालूं। कोई एक टॉपिक बता दीजिए। डिजिटल करनी है, अमेजोन डिजिटल मार्केटिंग करनी। चलें, डिजिटल मार्केटिंग को हम बेस बना के आगे चलते हैं। आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, स्टेज नंबर 1 है गो टू यूट्यूब, वहां जाके लिखिए हाउ टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग, हाउ आई कैन बिकम एक्सपर्ट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, हाउ आई कैन अर्न फ्रॉम डिजिटल मार्केटिंग। ये मुख्तलिफ कीवर्ड्स हैं, आप ये लिखिए जाके, आपको हज़ारों वीडियोस वहाँ पे मिलेंगी। उन वीडियोस को कंज्यूम करना शुरू करें बगैर किसी, अच्छा जब आपने पहली स्टेज पे होना है ना, आपने रिजल्ट समझ आना, दिल लगना, अच्छा कंटेंट, बुरा कंटेंट, इससे बालातर होकर वीडियो देखनी है। आपने ये समझ लेना है कि आपको ज़बरदस्ती किसी ने टीवी के आगे बैठा दिया है, लैपटॉप के आगे, मोबाइल के आगे बैठा दिया और आपको कहा है, डंडे से आपको कहा जा रहा है कि ये कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो। समटाइम होता है ना, आप फैमिली में बैठे होते हैं, अब्बा जी ने एक बोरिंग टीवी चैनल के ऊपर न्यूज़ लगाई होती है, हमारा दिल भी नहीं कर रहा होता, लेकिन अब्बा जी की उसके लिए खुशनुदी के लिए हम बैठे होते हैं साथ। तो यही समझ के आपने इसको कंज्यूम करना है पहले 15 दिन में, और रेगुलर कंज्यूम करना है। 15 दिन में आपको अगर चीज़ें समझ आने लगे थोड़ी थोड़ी, हाँ अब मुझे कनेक्टिविटी हो रही है, होता है ना कि आपको फीलिंग आने लगती है, हाँ अब मैं इससे दिल लगा रहा हूँ अपना, अगर आने लग जाए तो समझ लीजिए यू गाइस आर ऑन द राइट ट्रैक। 15 दिन के बाद भी कख पर लेना पड़े, यही लगे कि यार नहीं वेस्ट ऑफ टाइम है, आपने 10 क्रिएटर्स का कंटेंट देख लिया, 10 एक्सपर्ट 15 एक्सपर्ट को सुन लिया, फिर भी दिल में यही अंदर से आवाज़ आ रही क्या फजूल है, तो प्लीज़ छोड़ दीजिए उसको, सेलेक्ट अनदर डोमेन। हर चीज़ हर एक के लिए नहीं बनी। ये होगी स्टेज नंबर 1। यहां तक क्लियर है स्टेज नंबर 1? स्टेज नंबर 2, अब आपने किसी भी पेड कोर्स के अंदर इनरोल करना है अपने आप को। पेड में कर लीजिए, या किसी को अगर आपका कोई मतलब कोई आपको ऑन बोर्ड कर लेता है कि जी मैं आपको फ्री में इंटर्नशिप के तौर पे सिखाता हूं, तो वो भी ओके है। बच्चे गलती क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास जो सबसे ज़्यादा इंक्वायरीज आती हैं बच्चों की, सर पेड कोर्स बता दें। वो पेड कोर्स में बगैर कुछ सोचे समझे इनरोल किया, देखिए जी उन्होंने तो अपना काम कर देना, जिस तरह आपने 1 मंथ का कोर्स किया उन्होंने अपनी ड्यूटी कर दी। अब मुझे नहीं पता आप स्टेज 1 क्लियर करके वहाँ पे गई थी या डायरेक्ट गई थी। अगर डायरेक्ट गई होंगी तो आपको कुछ समझ नहीं आई होगी कोर्स की। हाँ, तो डायरेक्ट के देखें, एक मिसाल हमारे सामने है। तो अगर आप स्टेज 1 क्लियर करके स्टेज 2 में जाएंगे तो एटलीस्ट आप वहाँ से 30, 40, 50% नॉलेज निकाल लेंगे। क्यों? जब वो कोई बात कर रहे होगा ना, अभी जिस तरह हम यहाँ पे 60-70 लोग बैठे हैं,
तो जो मैं डिजिटल की बातें कर रहा हूँ या ई कॉमर्स की बातें कर रहा हूँ, इन लोगों को समझ आ रही है जिन्होंने हाथ खड़े किए। आप में से कुछ को शायद वो चीज़ें समझ ना आ रही हो, ठीक है, शायद उस तरह से आप कनेक्ट मेरे साथ ना कर पा रहे हो जिस तरह ये लोग कर पा रहे हैं। तो स्टेज 2 क्लियर हो गई। अब स्टेज 2 जब सेलेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ इस चीज़ को इंश्योर कीजिए कि जो आपको कोर्स बेच रहा है उसकी अपनी ऑथेंटिसिटी क्या है। क्या वो सिर्फ कोर्स सेलर है या उसके अपने भी कोई भाई जो कोर्स करवा रहा है, अगर वो डिजिटल मार्केटिंग का करा रहा है, क्या उसकी अपनी कोई एजेंसी है, उसने अपने कुछ 4 साल ज़िंदगी के वहाँ पे उस डोमेन में दिए हैं, या सिर्फ कोर्स बेचने वाला है। क्योंकि आजकल प्रॉब्लम क्या आ गई कि जिनको अच्छा बोलना आता है वो क्या करते हैं, गोरे का कोर्स खरीदते हैं, $10 $15 का कोर्स खरीदा, $20 का कोर्स खरीदा, उसको उर्दू में ट्रांसलेट किया और आगे बच्चों को डिलीवर कर दिया, क्योंकि बच्चे स्टेज 1 क्लियर करके गए ही नहीं होते, ठीक है। तो 70% बच्चा बैठा ही वो वाला है जिसको पता ही कुछ नहीं, तो वो जो भी कहेंगे वो कहेंगे आमीन आमीन, ये चल रहा है। तो जो 30% को थोड़ा टफ टाइम देने की कोशिश करेंगे उनको वो वैसे ही कॉर्नर कर देते हैं, ये बच्चा शरारती है। तो आपने स्टेज 1 क्लियर करके जाना है। स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियर। स्टेज 3 क्या है? अब आपने फ्री का कंटेंट कंज्यूम कर लिया, आपने पेड कोर्स कंज्यूम कर लिया, अब आपने लाइक माइंडेड कम्युनिटीज के अंदर इंगेज होना है। अब लाइक माइंडेड कम्युनिटीज क्या होती हैं? मिसाल के तौर पे फेसबुक के ऊपर जितने डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ग्रुप्स हैं उन ग्रुप के अंदर आप एंटर हो जाइए। फ्री ज्वाइन करने देते हैं सारे, ठीक है। वहाँ पे मुख्तलिफ तरह के सवालात लोग पूछ रहे होंगे, उन्हीं सवालातों के जवाब बहुत सारे लोग दे रहे होंगे। वहाँ पे फिर आगे थ्रेड शुरू हो जाता है उसका, एक ने आंसर किया, दूसरे ने आंसर किया, हो सकता है कुछ लोग एक दूसरे को वहाँ काउंटर कर रहे हो कि नहीं ये जो आपने आंसर किया ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। तो वहाँ से आपकी लर्निंग शुरू हो जाएगी। स्टेज 3 में जब आप लर्न कर रहे होंगे ना, पहले आपने एज ए ऑब्जर्वर लर्न करना है। जब आप एज ए ऑब्जर्वर लर्न कर रहे हैं, एक टाइम आएगा 10-15 दिन 20 दिन महीने के बाद कि आपको लगेगा हाँ यार इस सवाल का जवाब तो मुझे भी आता है, तो डोंट हेजिटेट, इमीडिएटली पोस्ट इट, क्योंकि आपके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस थोड़ी कर, आप गलत भी कर देंगे कोई मसला नहीं, somebody will else come and correct your answer। तो ये है वो लर्निंग का बेस्ट तरीका। वहाँ पे आप इंगेज कीजिए, पहले शुरू में ऑब्जर्वर बनिए, फिर उसके बाद इंगेज कीजिए, फिर उसके बाद प्रॉपर पार्टिसिपेट करना शुरू करें। फिर आपका कोई सवाल है तो वहाँ लिखिए। मिसाल दे रहा हूँ, मैं आपका टीचर हूँ, आप एक क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड हैं, रात का 1 बज रहा है, टीचर साहब आराम से अपने घर में सो रहे हैं, या मैं जाहिर सी बात है आपको इंस्टेंट तो रिप्लाई नहीं करूंगा एज ए टीचर, कर भी देता हूं तो उतनी क्विक शायद नहीं होगा। आप एक ऐसी सिचुएशन में स्टक हो गए कि जहां पे आपको फौरन आंसर चाहिए, आप जाए उस कम्युनिटी में लिखें। मे बी उस वक्त को बंदा जाग रहा है और वो आपको विद इन फ्यू सेकंड आपको आंसर कर दे। तो आप इस कम्युनिटी की पावर समझ रहे हैं क्या है, कि आपको एक उस्ताद नहीं, आपको वहां पे हजारों उस्ताद मिलेंगे जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट हेल्प करने के लिए तैयार है। ये है कम्युनिटी की पावर। स्टेज 3 क्लियर हो गई। अब स्टेज 4। स्टेज 4 जो है, अब आपने किसी ऐसे शख्स के साथ, वो इंडिविजुअल भी हो सकता है, वो आपका वो भी हो सकता है, कोई एजेंसी हो सकती है, वो कुछ लोग आपस में हो सकते हैं, उनके साथ अब आपने कनेक्ट होना है। किसके लिए? नेटवर्किंग के लिए, कि जो आपने चीज़ें सीखी हैं फ्री वाली पेड वाली कम्युनिटी से, अब आपका टाइम आ गया कि अब आपने उसको डिलीवर करना है, अब आपने उसको हैंड्स ऑन पॉलिश करना है। देखिए आपने मिसाल के तौर पे पढ़ा होगा अपने डिजिटल उसके अंदर के जो अवेयरनेस की कैंपेन चलानी है हमने, अब आपने सुन तो लिया अवेयरनेस की कैंपेन, कि आपको पता भी ये कैसे है, की नहीं कभी आपने, क्योंकि कभी किसी ने मौका ही नहीं दिया। भाई हज़ारों डॉलर लगते हैं वहाँ पे, कौन देगा आपको फ्री में मौका। अब आप जब उस एजेंसी के साथ कनेक्टेड हैं, वो एजेंसी आपको मौका देगी। अंडर शेडोइंग ऑफ अ सीनियर पर्सन यू विल बी क्रिएटिंग एड्स, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस पहली दफ़ा शायद थोड़े हाथ कांपेंगे, वो गलती भी करेंगे, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपके साथ आपका सीनियर बैठा, आपका टीम लीड बैठा होगा, आपका मैनेजर बैठा होगा, कोई सीनियर बैठा होगा। एक दफ़ा गलती करेंगे, 2 दफ़ा करेंगे, तीसरी दफ़ा परफेक्शन की तरफ आ जाएंगे। 5वीं स्टेज, स्टेज नंबर 5। स्टेज नंबर 4 पे आप थे अंडर शेडोइंग। शेडोइंग का मतलब क्या होता है कि कोई आपके साथ सीनियर जुड़ा हुआ है। स्टेज नंबर 5 है कि नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी टू सर्व योर सर्विसेज, टू डिलीवर योर सर्विसेज। जी सर। ये स्टेज नंबर 4 से मतलब आपका इंटर्नशिप है? जी, इसको इंटर्नशिप कहते हैं। जी, स्टेज इंटर्नशिप हुई है कि चाहे आप इसको, अच्छा इसमें भी आपको दोनों मिल सकती हैं, इसमें पेड भी मिल सकती है, अनपेड भी मिल सकती है, लेकिन जो भी मिले स्टेज नंबर 4 तक पैसे का लालच आपके कहीं दूर दूर तक दिमाग में नहीं आना चाहिए, ठीक है, तब आप कामयाबी की तरफ जाएंगे। अब आप आ जाते हैं स्टेज नंबर 5 पे। अब आप रेडी हैं अपनी सर्विसेज बेचने के लिए, ठीक है, चाहे आपने खुद का ब्रांड खड़ा करना है या अपनी सर्विसेज देनी है, अब आप रेडी हैं स्टेज नंबर 5।
यहाँ पे भी लेकिन मैं रिकमेंड करता हूँ कि इसको स्टेज 5 की बजाय स्टेज 6 बना लें। स्टेज 5 पे जो आपका पहला क्लाइंट हो, पहला क्लाइंट, कोशिश करें, अगर आप एज ए फ्रीलांसर काम कर रहे हैं, ये फ्रीलांसर के लिए खास तौर पे है स्टेज नंबर 5 और 6, अदरवाइज स्टेज 5 पे आपकी ये जर्नी मुकम्मल हो जाती है। अगर आप फ्रीलांसर जाना चाह रहे हैं तो पहला जो क्लाइंट है कोशिश करें अपने किसी सीनियर को, उसको बोले कि सर मेरे पे शफकत करें, ये मेरा क्लाइंट है, ये $500 में क्लोज हुआ है, चाहे भले आपको 500 का $500 उसको देना पड़ता है दे दें, भले आधे पे मुका लें, जहाँ आपकी उसके साथ डील हो जाए कि सर करूँगा सब कुछ मैं, सिर्फ लेकिन आपकी शार्प आइट चाहिए मुझे इसके ऊपर कि मैं कहीं कोई मिस्टेक ना करूँ। यहाँ पे बड़ा हम्बल होकर आपने ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है बगैर पैसे के लालच के। ट्रस्ट मी, अगर आप ये एक प्रोजेक्ट हम्बल होकर डिलीवर कर गए, उसके बाद दुनिया की कोई ताकत आपको रोकेगी नहीं, फिर आपकी परवाज़ ऊंची हो गई। ठीक है, पता चल गया अब ये सारी स्टेजेस। ये है हमारी ई कॉमर्स की डोमेन की जर्नी, और इसमें रफली आपको 6 महीने का टाइम लग जाता है, 6 से 8 महीने का टाइम। तो इसको ये किसी भी डोमेन, दुनिया की किसी भी, आपने मैकेनिक बनना है, आपने कोई ब्यूटी पार्लर खोलना है, आपने कोई फैक्ट्री लगानी है, आपने किसी किस्म की इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करना है, आपने किसी किस्म का कोई बड़े से बड़ा मिशन है आपका, वो उसके ऊपर काम करना है, ये 5 स्टेजेस हैं। इनमें से कोई एक भी आप मिस करेंगे तो वो डायरेक्टली रेलिवेंट हो जाएगी एक दूसरे के साथ। ठीक है जी, आई होप कि यहाँ तक चीज़ें भी आप लोगों को समझ आई हैं, कुछ चीज़ें पल्ले पड़ी। अच्छा, ये स्टेजेस जो 5 मैंने आपको बताई है, ये इतनी पावरफुल फॉर्मूला है कि ये अगर आपके जहन में ये 5 स्टेजेस चल रही होंगी और आपकी लर्निंग होगी, चाहे वो डिजिटल की है या अमेजोन की है, तो आपको इसका फ़ायदा होगा। लास्ट में अच्छा, मैं ये हमने क्योंकि 2 टॉपिक को एक उसमें सेशन में हमने आपस में सेलेक्ट किया है। आज से कुछ अर्सा पहले तक ये दोनों टॉपिक अलग अलग गिने जाते थे, आज भी अलग हैं, लेकिन अब इसको मैं बताता हूँ कि हम इंटरलिंक किस तरह करते हैं। आपने पहले क्या होता था, हम अमेजोन पे जब अपना काम करते थे तो सिर्फ अमेजोन पे ही रहते थे, हम किसी भी और प्लेटफॉर्म का सहारा नहीं लेते थे। हम कहते थे अमेजोन इज मोर देन इनफ फॉर अस टू जनरेट सफिशिएंट फंड्स। अब हमने क्या किया है, अब हम कहते हैं कि भाई अमेजोन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, हम उसकी प्रॉपर रिस्पेक्ट करते हैं, जो उसके लॉज हैं हम उनको जो है प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं, लेकिन क्यों ना हम जो दुनिया की बाकी बड़ी मार्केट प्लेसेस हैं, ये जो दुनिया के अंदर बाकी जो इमर्जिंग प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, उनका सहारा लेते हुए अपने अमेजोन के ही बिजनेस को 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल आगे क्यों ना लेके जाएं। तो वहाँ पे आती हैं आपकी डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स। फॉर एग्जाम्पल, हम जिस तरह अपनी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट कोई भी करते हैं, प्राइवेट लेबल याद है ना? कम लोगों को याद है कि नहीं? प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट हम अमेजोन पे बेच रहे हैं, वही प्रोडक्ट हमने टिकटॉक के ऊपर या शॉपिफाई स्टोर बना के वहाँ पे लॉन्च कर दी। अब डिजिटल मार्केटिंग के तहत, अब डिजिटल मार्केटिंग में अगर आसान लफ्ज़ों में आपको बताऊँ, गूगल पे ऐड चलाना, फेसबुक पे ऐड चलाना जिसको मेटा भी कहते हैं, उसके अंदर इंस्टा भी आ जाता है, बिंग पे ऐड चलाना, टिकटॉक पे ऐड चलाना, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर मुख्तलिफ टाइप ऑफ एड्स चलाने को डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है, आम जुबान में अगर बोलूँ तो। ठीक है, तो वहाँ से हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से ट्रैफिक हम अमेजोन पे डाइवर्ट कर देते हैं। उसके साथ साथ अगर डाइवर्ट नहीं भी करनी तो हम स्टैंड अलोन उन प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं। मिसाल के तौर पे हमने एक प्रोडक्ट है, जिस तरह ये मार्कर ही है, हमने ये एक मार्कर किया, एक के साथ साथ हमने ये मुख्तलिफ 4 कलर्स के और कर दी। अब ये प्रोडक्ट एक है, इसके अलग अलग कलर और वेरिएशंस डाल दिए हमने। ठीक है, अब ये 4 प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं अमेजोन के ऊपर, यही 4 प्रोडक्ट का हम स्टोर बना लेते हैं अपना शॉपिफाई के ऊपर। अब जब हमारा स्टोर बन जाएगा ना, तो ये बात कोई ऑफिशियल तो नहीं है, लेकिन ये हम अपने मैं तजर्बे से बता रहा हूँ कि इसकी अफादियत है। कैसे? मिसाल के तौर पे जब आपकी एक प्रोडक्ट है तो आपको अमेजोन इतना बड़ा ब्रांड कंसीडर नहीं करता। आपकी 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, 6 प्रोडक्ट होगी, तो अमेजोन भी देख रहा होता है ना कि उसका एल्गोरिदम, उसका सिस्टम भी इस चीज़ को वॉच करता है कि हाँ, ये ब्रांड ऑनर जो है मुसलसल प्रोडक्ट बढ़ाता जा रहा है और अपनी ऑथेंटिसिटी बिल्ड करता जा रहा है। हर प्रोडक्ट, हर महीने 2 महीने बाद ये एक प्रोडक्ट ऐड करता है, अपने ब्रांड को बड़ा करता जा रहा है। ये तो होगी अमेजोन की हद तक। अब अमेजोन ये भी ऑब्जर्व कर रहा होता है कि एज ए ब्रांड ऑनर ये आउट ऑफ अमेजोन भी जाना शुरू हो गया भाई। इसने शॉपिफाई पे भी अपना ब्रांड खड़ा कर दिया, इसने टिकटॉक पे भी अपना ब्रांड खड़ा कर दिया, इसने वॉलमार्ट पे भी बेचना शुरू कर दिया, इसने ईबे पे भी बेचना शुरू कर दिया। अब अमेजोन कहता है कि आप उधर बेचो, मुझे एतराज़ नहीं, वो कर भी नहीं सकता एतराज़, क्योंकि उसके पास राइट नहीं है। ठीक है, वो कहता है कि अगर आप वहाँ की ट्रैफिक मेरे पास लेके आओगे
तो मैं आपको एक्स्ट्रा रिवॉर्ड करूंगा। एक्स्ट्रा रिवॉर्ड से क्या मुराद है? शुरू में मैंने याद है आपको कहा था कि ये मार्कर 100 लोग बेच रहे होंगे तो आप टॉप पे कैसे आओगे, इसको हम कहते हैं रैंकिंग। तो वो रैंक में आपको ऊपर लेके आना शुरू कर देता है। वो कहता है नहीं यार हुण चौधरी बड़ा हो गया है, ब्रांड बन गया है, ठीक है। तो सीधी बात है भाई, जिसके पास मसल पावर है, जो बड़ा है, उसको सारी पूरी दुनिया उसको नवाजती है, ठीक है, उसको सारे इस्लाम ठोकते हैं। जब आपकी पहली एक प्रोडक्ट होती है वो कहते हैं मस्कीन जा रहा है, ठीक है। जब आपकी 4 प्रोडक्ट, थोड़ा ज़रा सर जी अस्सलाम वालेकुम, जब आपको पता चलेगा कि हाँ 20-50 प्रोडक्ट, अब यूटोपिया का किसी ने नाम सुना हुआ है? यूटोपिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा और अमेजोन का ओवरऑल 5वें नंबर पे बड़ा ब्रांड है। मिलियंस ऑफ ब्रांड के अंदर 5वें नंबर पे बड़ा ब्रांड है। अब सोचिए कि यूटोपिया जो है वो अमेजोन की नज़र में कितना बड़ा चौधरी होगा, ठीक है। उसको तो जेफ बेज़ोस साहब हो सकता है खुद भी कभी कभार मिल ही लेते होंगे यूटोपिया के ऑनर जो है। क्यों? कि उसने भाई अपनी पावर शो की है। उसने बताया है कि भाई मेरे पास हंड्रेड्स ऑफ प्रोडक्ट हैं, मेरी फैक्ट्री है, मेरे इतने इसके यूज़ है, बिलियंस ऑफ डॉलर का उसका रेवेन्यू है, ठीक है। तो ये प्लेटफॉर्म समझते हैं इस चीज़ को कि भाई रिवॉर्ड करना है, इस चीज़ को रिवॉर्ड देना है। इनको नहीं देंगे तो ये बड़े प्लेटफॉर्म जो बाकी आ रहे हैं वो इमर्जिंग प्लेटफॉर्म है, लोग उधर जाना शुरू हो जाएंगे। तो इस तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग को कनेक्ट करते हैं अपने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ या अपनी अमेजोन के साथ, इवन वॉलमार्ट के साथ या ईबे के साथ। तो ये वो पावर है इन प्लेटफॉर्म्स की, इस सोशल नेटवर्क की, सोशल मीडिया की, जो हमें इससे अल्टीमेटली फ़ायदा किसको हो रहा है? हम लोगों को। हम जो सेलर हैं हमारे लिए ये ब्लेसिंग है भाई। किधर हम 10-10 हज़ार डॉलर, अगर 30,000 की लॉन्च थी ना तो 30,000 में से हम 17,000, 12,000, 15,000, मतलब कहीं पे भी 15,000 से लेके 20,000 डॉलर तक हम खाली सिर्फ मार्केटिंग का बजट रखते थे। फिर एक टाइम आया कि 30,000 में से हमने उसको कर दिया 40%, ठीक है। फिर एक टाइम आया, अभी इस वक्त मेरा ख्याल है 20% पे भी हम लोग मार्केटिंग का बजट लेके चले जाते हैं। क्यों? ये सोशल मीडिया की पावर आई है जिसने अमेजोन की चौधराहट को थोड़ा सा ख़त्म किया, और हम सेलर्स को जो हम बिल्कुल दीवार के साथ लगाए हुए थे, कॉर्नर किए हुए थे, हम लोगों को थोड़ा सा उसने एम्पावर करना शुरू कर दिया। तो इन प्लेटफॉर्म के ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा जो पावरफुल चल रहा है, नंबर में तो अभी वो बड़ा नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बिजनेस आसानी से आ रहा है वो टिकटॉक से आ रहा है। टिकटॉक शॉप 2 के इस वक्त तो पूरी दुनिया में अभी अवेलेबल नहीं है, बड़े बड़े 4 या 6 जगहों पे अभी तक उन्होंने किया है। यूके और यूएस में उसकी इस वक्त सबसे ज़्यादा सेल है। हम टिकटॉक को किस लिए यूज़ करते हैं? फजूल की वीडियोस देखने के लिए, ऐसा ही है, ठीक है। आप लोग हंस रही हैं कुछ, इसका मतलब अच्छा कंटेंट कंज्यूम हो रहा है वहाँ से। देखें ये जितने प्लेटफॉर्म है ना, इनको आपने अपने हिसाब से ट्रेन करना है, ठीक है। आपने अपने माइंड को क्लियर करना है कि क्या इससे आपने फजूलियात देख के अपना टाइम और अपना पैसा ज़ाया करना है, या इसी प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हुए आपने पैसा कमाना है, ठीक है। यही प्लेटफॉर्म आपको हज़ारों डॉलर जो है अर्न करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। यही प्लेटफॉर्म आपके दिन के 4-6 घंटे ज़ाया कर सकते हैं। तो यू हैव टू डिसाइड कि आपको ज़ाया करना है या पैसा बनाना है। जी भाई बिल्कुल 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 बैन है, लेकिन हमेशा कोई ना कोई वे आउट होते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं कि देखें, हमें उन्होंने बैन किया है ना, कोई मसला नहीं है, हम कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं कर रहे उसके ऊपर, हम कोई गलत तरीके से उस पर नहीं कर रहे, क्योंकि हमने प्रोडक्ट जो लॉन्च करनी है वो यूके और यूएस में कर रहे हैं। तो आप जो वीपीएस है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर, वो यूके का ले लेंगे, आप यूएस का सर्वर ले लेंगे। इस वक्त भी मेरे फ़ोन के अंदर पाकिस्तान की सिम नहीं, यूके की सिम चल रही है, ठीक है। कोई बात नहीं, थोड़ा पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे ना, कोई मसला नहीं, हमने वे आउट निकाल लिया उसका। इससे देखिए हमारे पास 2 चॉइस थी, रोते रहते बैठ के पता नहीं क्यों ब्लॉक कर दिया है, हम इतनी बड़ी कौम है, हमें क्यों ब्लॉक कर दिया, ये कर दिया। दूसरा तरीका ये था, हमको 2 नंबरी करते। तीसरा तरीका ये था कि भाई जब हमारा पाकिस्तान की इस डोमेन से, पाकिस्तान से लेना देना ही कोई नहीं है, अब मेरी यूके की कंपनी है, मेरे अपने ज़ाती नाम पे रजिस्टर्ड है, मेरे डॉक्यूमेंट वहाँ पे लगे हैं, मैं अमेजोन पे उस पर बेच रहा हूँ, तो भाई मैं टिकटॉक पे क्यों नहीं बेच सकता? मैंने एक सिम वहाँ से फिजिकल सिम मंगवाई, $20 की सिम आई, वो सिम मेरे फ़ोन में चल रही है, उसी सिम के ऊपर मैं अपना कंटेंट अपलोड करता हूँ, उसी के थ्रू मैं अपनी प्रोडक्ट बेच रहा हूँ। जी पाकिस्तान में चल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल, लाइका की सिम है, चल रही है, मल्टीपल सिम है, सारी चल रही हैं। तो एक आम आदमी जो जिसकी यानी कि एक्सेस वहाँ तक नहीं होगी, वो सिम कहाँ से? सर मैं यकीन करें, मैं यूके का रेजिडेंट नहीं हूँ, ना मैं यूके गया हूँ, ठीक है। मैं यहीं से बैठ के लाहौर में मेरे घर पे डिलीवरी करके गया, 250 रुपये उस बेचारे शरीफ आदमी ने मेरे से डिलीवरी के लिए और $20 उसने सिम के लिए मेरे घर पे डिलीवर हो गए। हम भी कर सकते हैं सर आप बिल्कुल कर सकते हैं।
चलेगी कि नहीं? सर चलती है, अब देखें ना। गाइड कर दीजिए, वेरी टिकटॉक से मिल जाती है सर, एड्स आते हैं उनके। अच्छा, अभी मैं आपको बिल्कुल गाइड करता हूँ, आप लोग करना क्या चाह रहे हैं ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि टिकटॉक पे इस वक्त 6 से 7 मॉडल चल रहे हैं अर्निंग के। आपको क्या करना है ताकि मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको गाइड करूँ? मुझे सातों के सातों का पता है। एड्स के मेरे लिए जो यूनिवर्सिटी में टीचिंग करता हूँ, मैंने कोर्सेज वगैरह जो है वो जो है बनाए हुए हैं, ठीक है। उनको उसके ऊपर प्रमोट करूँगा। उस पे टिकटॉक पे जो आप ईसिंग वगैरह है उस पर प्रमोट करने के लिए उसको यूज़ करूँगा। नहीं, आपको टिकटॉक पे खुद ग्रिप है सारे मॉडल्स के ऊपर? नहीं, अभी तो यानी कि आइडिया के लिए, अभी तो मॉडल पे देखिए, सिम जो है ना, ये तो सबसे लास्ट चीज़ है। ये तो मतलब समझ लेंगे कि आखिरी ड्रॉप है जिस पे डाल के हमने शरबत को घोलना है। मेन है पहले सीखे तो फिर उसका करना क्या है। देखिए, टिकटॉक पे मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट थोड़ा सा आया, ये भी क्योंकि हमारी डोमेन का ही हिस्सा ही है। लाजमी नहीं कि सिर्फ हमने अमेजोन और डिजिटल पे बात करनी है, ये भी उसी का हिस्सा है। अब टिकटॉक के ऊपर सबसे पहला तरीका अर्निंग का क्या है? आप उसके ऊपर जो है शॉप बना लें अपनी, जो कि अभी यूके, यूएस और चंद जो है ना हमारे और कंट्रीज़ हैं, यूरोप की कुछ कंट्रीज़ है जहाँ पे ये अलाउ हुआ है, बाकी पूरी दुनिया में अभी ये रोल आउट नहीं हुआ। शॉप बनाने का मतलब क्या है? टिकटॉक शॉप का मतलब है जिस तरह आप दराज के ऊपर एक शॉप बना रहे हैं, जिस तरह आप अमेजोन के ऊपर एक शॉप बना रहे हैं, एग्जैक्टली उसी तरीके से ये शॉप बनती है। वहाँ से आप अपनी प्रोडक्ट बेचते हैं। अब उसको बेचने का क्या तरीका है? शॉप तो बन गई, कोई मसला नहीं, प्रोडक्ट आपकी लग गई, अब हज़ारों लोगों ने और लगाई, अब आपकी कैसे बिकेगी? अब यहाँ पे 2-3 आगे मेथड आते हैं। पहला मेथड है एड्स चलाने का। पाकिस्तान से क्योंकि वो आप हो नहीं तो आपकी चलेंगे नहीं, आपको बाहर का कार्ड और सारा लगाना पड़ेगा, वो मैं सजेस्ट भी नहीं करूँगा। उसकी रीज़न ये कि प्लेटफॉर्म अभी मिच्योर नहीं है, मिच्योरिटी की तरफ जा रहा है तो रिजल्ट इतने अच्छे नहीं है। सेकंड है कि आप अपनी ये बोर्ड मार्कर बेच रहे हैं, आप डेली बेसिस पे ये बोर्ड मार्कर की प्रेजेंटेशन दें लाइव आके। लाइव आना कहते हैं उसको, उस पर लाइव आए, रियल टाइम पे आपकी प्रोडक्ट जा रही होगी, आप उसको डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होंगे, आपकी सारी वो चीज़ें चल रही होंगी। ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, इसमें काफ़ी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप कर सकते हैं पाकिस्तान से, लेकिन टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल करना पड़ेगा। थर्ड वे है क्रिएटर्स को ऑनबोर्ड करें। अब जिस तरह मैं एक कंटेंट क्रिएटर भी हूँ, तो मेरे पास बहुत सारे PR पैकेजेस आते हैं, जी हमारी प्रोडक्ट का प्रमोशन कर दें, हम कर देते हैं, ठीक है, वो हमारा जो भी उनसे तय होता है उसके बाद हम उसकी वीडियो बना देते हैं। इसी तरह यूके, यूएस के अंदर भी बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर बैठे हुए हैं। वो कंटेंट क्रिएटर को आप अपनी प्रोडक्ट एज ए सैम्पल भेजते हैं, आपकी उनके साथ एक परसेंटेज तय हो जाती है, उस परसेंटेज के अगेंस्ट वो आपको वीडियोज़ बना के देते हैं, पिक्चर्स बना के देते हैं, वो आप लगाते हैं, तो वहाँ से आपका वो चलता है। उसके साथ साथ जिसके लिए सिम चाहिए होती है हमें, वो है कि इस प्रोडक्ट की आप यहाँ से भी तो वीडियोस भी तो मुख्तलिफ बनाएंगे ना, मुख्तलिफ वीडियोस बना के आप अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इसके लिए सिर्फ सिम चाहिए, तो सिम के बगैर भी काम हो जाता है। तो इनमें से अब जो भी मॉडल, सबसे बेहतरीन मॉडल इस वक्त जो चल रहा है वो इन्फ्लुएंसर वाला है। ये सस्ता भी है, आपके कहीं पे भी डिपेंड करता है प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, $5 से लेके और 5% से लेके 30, 35, 40% तक, जहां आपकी डील हो जाए, डिपेंडिंग अपॉन के प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, उसकी पॉपुलैरिटी कितनी है, निश क्या है, आप उसको डील लॉक कर सकते हैं। अभी हमारे एक दोस्त ने टेक्सटाइल की कुछ प्रोडक्ट है, उसने रफली कोई 1 महीना कुछ दिन के अंदर 2 कंटेनर्स बेचे हैं प्रोडक्ट के। अब एक कंटेनर के अंदर ना करते करते 15-20 हज़ार यूनिट तो होगा। एक सिंगल इन्फ्लुएंसर ने एक वीक में 900 यूनिट बेचा है उसका, एक इन्फ्लुएंसर ने, और उसके साथ डील आई थिंक सो, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, 7 या 8% पे लॉक हुई है। यही 900 यूनिट अगर वो खुद बेचना चाहता ऐड के थ्रू, तो शायद उसका अच्छा खासा पैसा इससे कहीं ज़्यादा लग जाता। तो ये है सर वो तरीका जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और जहाँ एक और शायद जिसकी तरफ आप लोगों का ध्यान जा रहा होगा, आजकल आप देख रहे हैं बहुत सारा टिकटॉक लाइव की एक ऑप्शन जो है जिस पे पैसा कमा रहे हैं, उससे बाहर ही रहे। मैंने 2 महीने करके देखा है, उसके लिए जायज़ तरीके से पैसा नहीं निकलता आपका। मतलब अगर आप शरीफ नफ्स वाले इंसान हैं तो पैसा नहीं है। थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। सर देखिए, उसके ऊपर जो है ना, बड़ी माजरत के साथ कि हम फिर वही दिल दुखने वाली बात कि हम वो वाली कौम है जो जुगाड़ू कौम है, हमने मेहनत करनी नहीं, हमें फजूलियात में पढ़ना है, वहाँ हमने हर चीज़ का शॉर्टकट ढूंढना है। मेरा पहला दिन था लाइव का, तो मुझे अब मेरे तकरीबन 1,30,35 हज़ार प्रोसीजर को कहते हैं कि लाइव, टिकटॉक लाइव, टिकटॉक लाइव, ठीक है। मेरे टिकटॉक के ऊपर तकरीबन 1 लाख मेरे ख्याल 35 या 40 हज़ार फॉलोअर हैं। तो उनमें से एक फॉलोअर पहला ही दिन, पहला मैच, तो कहता सर ताड़ा थे की काम, मुझे नहीं पता उस वक्त तक कि ये बंदा क्या बात बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद ही वो अगले मैच में हम 4 लोग बैठे थे, तो 3 आपस में गुत्थम गुत्थी। तो वो फिर आया, कहता सर जल्दी से अब बाहर आए, मुझे फिर ना समझ आए।
इतनी देर में वो आपस में ठीक ठाक उनकी आपस में कर लिए। ज़ाहिर है जब दो लोगों की टीमें बनी होती तो मैं भी थोड़ा सा रगड़ा गया बीच में। तो जब तक मैं ये ढूंढता रहा कि ऑप्शन कहाँ है मैच से बाहर आने की, तो इतनी देर मैच ख़त्म हो गया तो उसने मुझे फ़ौरन कॉल पे ली। उसने कहा सर आप कॉल पे हैं। उस बंदे ने मुझे 1 घंटा लगा के, उसकी मेहरबानी, उसने समझाया। उसने कहा सर ये शरीफों का प्लेटफॉर्म नहीं है। कहता मैं आपका कंटेंट पिछले काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ, तो आपकी तो ना वो मिजाज है ना आपकी तबीयत है और ना ही वो कर सकते हैं, तो ये आपके चक्कर में पड़ गए हो। तो मैंने कहा यार चलो आपकी मेहरबानी, आपने समझाया। मैं कहा मुझे पूरा हाथ लग ही गए हो मेरे, तो मुझे पूरा प्रोसेस समझाओ। हम एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे एज ए एजेंसी, तो उसमें क्योंकि मैं एजेंसी ओनर होने के नाते मैं आना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन इसलिए गया क्योंकि कंटेंट क्रिएटर भी एजेंसी में मैं अकेला ही हूँ। तो उन्होंने कहा जी ये आप ही कर सकते हैं। मैं कहा चलें जी मैं बेड़ा उठा लेता हूँ। तो जब वो उसने समझाई मुझे पूरी कहानी, तो बाद में पता चला कि यार वाकई बंदा सही कह रहा है कि फिर मैंने कहा ये मेरा 2 महीने का पायलट प्रोजेक्ट है, ये तो मुझे मुकम्मल करनी है। 2 महीने के अंदर कुछ भी पैसे नहीं बने। अगर मैं बताऊँ कि मैं कितने पैसे कमाए तो यू विल बी सरप्राइज। ठीक है, बहुत कम। क्यों कि मैंने एक चीज़ डिसाइड की थी कि यार मैं यहाँ पैसा कमाने तो नहीं आया, मैं तो एक प्रोजेक्ट पे हूँ, वो प्रोजेक्ट मुझे मुकम्मल करना है, मुझे उस चीज़ को लर्न करना है। तो उसके लिए पैसा आता है या नहीं आता नो मैटर, लेकिन उसमें मुझे कुछ लोग ऐसे अच्छे लोग मिले जिन्होंने मुझे जेन्युइनली सपोर्ट किया और अच्छे खासे उन्होंने मुझे वहाँ पे मतलब गिफ्टिंग भी की। लेकिन सादा ज़ुबान में आपको बताऊँ कि आम बंदे का काम नहीं है। ख़ास तौर पे मेरी बहनें जितनी बैठी हैं, आप तो ये बात अगर आपने सुन भी ली तो इसको दूसरे कान से निकाल दें, आप लोगों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़े से ज़रा सवालात की तरफ आ जाते हैं। प्लीज़ अब सवाल आपने लाजमी पूछने हैं, बम्बार्ड कर दीजिए सवालों का जी। बात फिर वो सिम वाली जो आती है कि अगर कोई बंदा खुद से करना चाहे, ठीक है, अपनी यानी कि क्योंकि प्रोडक्ट्स कुछ ऐसी होती है जो बहुत टेक्निकल, एक होती है प्रोडक्ट जो आपको जैसे कोर्स कंटेंट है जी, वो जो कोर्स कंटेंट का क्रिएटर है जी, ठीक है, जितनी अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को समझता है ठीक है, वो दूसरा उसको प्रेजेंट नहीं कर सकता। अच्छा बिल्कुल जी, ये थोड़ा ज़रा तवज्जो भी चाहिए। सवाल जहन में सोचें ज़रूर, लेकिन आपस में गॉसिप पे बाहर जाके करेंगे। भाई का सवाल बड़ा प्यारा आया है। इन्होंने कहा जी अब कुछ प्रोडक्ट ऐसी होती हैं या कुछ कोर्सेज अगर ये बात कर रहे हैं कि ऐसे हैं कि जिनके साथ आप जो जिस तरीके से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं वो तीसरा बंदा नहीं कर सकता। सर बात आपकी 100% वैलिड है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि क्या वो कोर्स आप पाकिस्तानियों के लिए बना रहे हैं या आप गोरों के लिए बना रहे हैं। अब गोरे का प्रॉब्लम ये है कि गोरा कनेक्टिविटी फील करता, चाहिए 100% थंब रूल नहीं है लेकिन एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, गोरा कनेक्टिविटी फील करता है अपने लोगों के साथ। आप उनसे अच्छी भी इंग्लिश बोल रहे होंगे ना, एक पर्सनलाइजेशन नहीं आती। अब देखें यहाँ हम जितने लोग बैठे हैं, आप सबको मेरी बातों की समझ आ रही है ना। यहीं पे अगर मैं इंग्लिश बोलनी शुरू कर दूँ, आप सब में से आपको हो सकता है सारे के सारों को मेरी इंग्लिश की समझ आ रही हो, लेकिन वो कनेक्टिविटी होता है ना, जो अल्फाज मिलने वाली बात, वो कनेक्टिविटी शायद फील ना कर पाए आप लोग। ठीक है, तो उनका भी भाई ऐसे ही वो भी इंसान ही है, तो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है और वो प्रेफर करेंगे कि गोरे को ही सुनना। गोरा चाहे उसमें टूटा फूटा स्टाइल में बता दे अपनी, बट वो कनेक्टिविटी उनके साथ फील करेंगे। लेकिन आपको ट्राई करना है, ज़रूर कीजिए, गिव अप नहीं करते। मैं कभी भी गिव अप के हक में नहीं हूँ भाई। ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं, आपका क्या जा रहा है, ट्राई करनी है ना। हो सकता है लग रहा है कामयाब हो जाए, ट्राई करके देखें, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, और किसी का कोई सवाल? कोई सवाल ही नहीं है जी। जो 5 स्टेप्स के बारे में आपने बताया कि आपने कुछ एक्सपीरियंस किया है या आपको भी किसने बताया? मेरे भाई ये मैंने अपनी ज़िंदगी के 18-19 साल के एक्सपीरियंस का निचोड़ बता रहा हूँ। अब बहुत सारे लोग इस पे वैसे भी बात करते हैं, लेकिन ये मेरी अपनी एक थ्योरी है और इसके साथ साथ एक और थ्योरी अगर चाहे तो वो भी मैं दे देता हूँ। ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो मैं हर जगह पे बोलना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि आप यंग बच्चे हैं, किसी एक के भी दिमाग में ये बात बैठ गई तो समझ आना शुरू हो जाएगी। एक और थ्योरी मैं बच्चों के लिए ख़ास तौर पे जो अभी कॉलेज से निकल रहे हैं या निकलने के स्टेज पे हैं, ज़िंदगी के अंदर पहले 5 साल मेहनत कर लें और बाकी के जितने 40, 50, 60, 70 साल की आपकी ज़िंदगी है ना, उसमें सिर्फ ऐशी प्रोग्राम करें। समझ आई बात? दोबारा रिपीट करता हूँ कि ज़िंदगी के पहले 5 साल मेहनत कर लें, अरे एंजॉय रेस्ट ऑफ योर लाइफ। दूसरी ऑप्शन, पहली ऑप्शन ये है, दूसरी ऑप्शन है कि ज़िंदगी के शुरू के 5 साल पार्टी कर लें, एंजॉय कर लें और पूरी लाइफ अपनी ख्वारी में काटें। ख्वारी से मुराद है मेहनत में काटें। यहाँ अगर कोई सीनियर इस पे कोई करना चाहे, कोई अगर ये मेरी बात गलत है तो मुझे बता दें। ये सर जी ज़िंदगी के निचोड़ है। ठीक है, मैं को थोड़ी अपनी उम्र से बड़ी बातें भी कर जाता हूँ, लेकिन क्योंकि ये है कि ज़िंदगी को मैंने बड़े सीरियसली सीखा है। जो पार्टी करने का टाइम होता है ना, मैं 21 साल का था
जब मैं मल्टीनेशनल के अंदर मेरी पहली जॉब हुई, आई वॉज ब्लेस्ड इनफ, मैं 10,000 लोगों में से सिलेक्ट हुआ था। तो तब से ऑनवर्ड आगे फिर मेरा पूरा करियर ही ऑलमोस्ट मल्टीनेशनल में चला, ठीक है। 14 साल मैंने जॉब की और उसके बाद मैं इस तरफ आ गई। ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 5 स्टेजेस वाला भी, और ये जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया है कि पहले 5 साल एंजॉय कर लें, बाकी लाइफ जो है उसको स्ट्रगल में डाल दें, या पहले 5 साल स्ट्रगल कर लें, आगे एंजॉय कर लें। जी सर हम फेसबुक या सर एक जी आपकी एज क्या है? कितनी होगी? 34, 35? अभी 18 को हूँ यार, ऐसे थोड़ी करते हैं जितनी आपने बोली इससे थोड़ी सी ऊपर है। जी भाई। सर हम फेसबुक दराज पे एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जी सर। तो उसी को हम अगर अमेज़न पे बेचते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे हम प्राइसेस और रखेंगे, अमेज़न पर होगी और होगी, तो ये किस तरह से हमें? अच्छा सर, इसकी ना प्रोडक्ट, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट हंटिंग या प्रोडक्ट सिलेक्शन, ठीक है, या प्रोडक्ट वैलिडेशन, ये स्टेजेस हैं इसकी सारी, ठीक है। क्योंकि आज आप लोगों को, मैं तो टेक्निकल पूरा सेशन में इसलिए स्लाइड एक भी नहीं चलाई कि मैं थोड़ा सा टेक्निकल भी लेके आया हुआ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप थे ही 4-5, तो वो फ़ायदा ही नहीं है, फिर वो भैंस के आगे बीन वाला चक्कर हो जाना था। इसकी स्टेजेस हैं। अभी जब हम कोई भी प्रोडक्ट देख रहे होते हैं ना, तो उसकी सबसे पहले हम वाइबिलिटी देखते हैं। जिस तरह मैं बार बार ये बोर्ड मार्कर की एग्जांपल ले रहा हूँ, हो सकता है ये बोर्ड मार्कर दराज के ऊपर आज इसकी वाइबिलिटी नज़र आ रही है। देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि यही मार्कर 6 महीने बाद इसकी स्पेस ही ना नज़र आए हमें, क्योंकि हम यहाँ तो थोड़ा बहुत हम अपने दिल की ख्वाहिशात को भी सुन लेते हैं, लेकिन अमेज़ॉन के ऊपर हम 100% टूल्स के ऊपर सुनते हैं। मेरी साथी ख्वाहिश क्या है, डजेंट मैटर। टूल मुझे क्या बता रहा है भाई, हम $400-500 टूल का पे करते हैं, हम उस टूल की सुनेंगे कि टूल हमें कहता है कि स्पेस अवेलेबल है, हम कहेंगे आमीन। टूल कहता है स्पेस अवेलेबल नहीं, नो डिस्कशन एट ऑल, ठीक है, बिकॉज वहाँ पे मिलियंस ऑफ यूजर का डेटा इज अवेलेबल। हम अपनी गट फीलिंग से नहीं बता सकते, पर्टिकुलरली व्हेन वी आर नॉट लिविंग और रिजाइडिंग इन द पर्टिकुलर कंट्री। हम पाकिस्तान में बैठे हैं, हमारी तो सोच यहीं तक है ना, ऐसी सी प्रोडक्ट है वहाँ पे जो हमने लाइफ में कभी नहीं देखी होती वहाँ पे, लेकिन वो मिलियंस ऑफ डॉलर का उनका रेवेन्यू होता है। तो ये आपने देखना है, प्राइस, क्वालिटी, डिज़ाइन, उसकी सिलेक्शन, उसकी इमेजेस, उसका कंटेंट, उसकी रैंकिंग की टेक्निक, ये सारा कुछ उस मार्केट के हिसाब से होगा। अब मिसाल, मैं अमेज़ोन की मिसाल देता हूँ, आपने तो दराज की बात कर दी ना, दराज। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि हम एक प्रोडक्ट को, जैसे अभी बात की थी कि हम मतलब एक मार्केट को 600 रुपए की बेच रहे हैं, वहाँ कितने की? जी उसी पे मैं आने लगा था, उसी पे। आप तो दराज की बात कर रहे हैं ना, दराज को भी मैं छोड़, मैं कहता हूँ अमेज़ोन ही की 2 मार्केट की मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। यही मार्कर मैं अमेज़ोन यूके में बेचूंगा और यही मार्केट मैं अमेज़ोन यूएस में बेचूंगा, और यही मार्कर जो है मैं दुबई में बेचूंगा अमेज़ोन पे। 3 मार्केट हो गई, प्लेटफॉर्म सेम ही है, पीछे हर कुछ सेम है, तीनों के अंदर तरीक़ेकार अलग होगा। यूएस में जब मैं बेचूंगा, अच्छा बाय द वे इसकी जो सोर्सिंग प्राइस है वो तो पीछे से सेम ही है, लेकिन इसकी जो मैं वाइबिलिटी जब चेक करूंगा तो मैं अमेज़ॉन यूएस के हिसाब से अपने कंपेटिटर्स को रीड करूंगा, उनको स्टडी करूंगा कि वो कितने का सेल कर रहे हैं, मुझे कितने का पड़ रहा है। अक्सर औकात ये होता है कि एक प्रोडक्ट हमने यूएस में लॉन्च की, हमारी प्राइस की वजह से वही प्रोडक्ट हमें यूएई के अंदर समझ ही नहीं आती, हम सारी कैलकुलेशन करने के बाद प्रॉफिट की बजाय हम नेगेटिव में होते हैं। अक्सर ये भी हुआ है कि एक ही प्रोडक्ट यूके में हम बेच रहे हैं, प्रॉफिटेबल है, यूएस में वो प्रॉफिटेबल नहीं है, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट के अंदर कंपटीशन कितना है, प्रोडक्ट के ऊपर जो सेलर्स कितने पुराने बैठे हुए हैं, उसमें स्पेस कितनी अवेलेबल है, रिव्यूज़ का बड़ा मैटर होता है, रिव्यूज़ कितने अवेलेबल हैं, क्या प्राइस फ्लक्चुएशन तो नहीं है फ्रॉम द सेलर्स। एक और इसमें हम टर्म यूज़ करते हैं प्राइस वॉर। प्राइस वॉर का मतलब होता है कि 2-4 कंपेटिटर आपस में एक दूसरे को नीचा करने के लिए, जिस तरह हमारे ट्रेडिशनल मार्केटों में भी होता है कि एक दुकानदार ने 1000 रुपये की चीज़ लगाई, साथ वाला 900 की कर देगा सिर्फ उसको काटने के लिए, उससे अगले वाला 800 की कर देगा, वो जो पहले वाला जिसने 1000 की थी वो खुन्नस में आके 700 की कर देगा। तो इसको कहते हैं प्राइस वॉर। तो ये प्राइस वॉर ऑनलाइन की दुनिया में भी चलती है, ठीक है, क्योंकि वहाँ देखिए टेंजिबल तो कुछ नहीं है। बोर्ड मार्कर की तस्वीरें मैंने भी वैसी लगाई हुई हैं, जो हो सकता है, बल्कि मैंने अगर लगभग से $2 की बेच रहा हूँ, एक बंदा आता है वो $1 की बेच रहा है, हो सकता है $1 वाले ने मुझसे बेहतर टेक्निक यूज़ करके इमेजेस, कंटेंट, सारी चीज़ें मुझसे बेहतर की हों, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम टेक्निकल टूल्स हैं, अब जिसमें टूल में हीलियम 10 आ जाता है, जंगल स्काउट आ जाता है, मर्चेंट वर्ल्ड आ जाता है, हमारे लॉन्च आ जाता है, कैमल आ जाता है, गूगल ट्रेंड आ जाता है। ये मुख्तलिफ टूल्स हैं, ये सारे पेड टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हुए देखते हैं कि हमारा कंपेटिटर क्या कर रहा है, क्या कंपेटिटर जो है
वो इस प्रोडक्ट के अंदर कुछ कमा रहा है या नहीं कमा रहा। अक्सर ये होता है जो बड़े जैगेंटिक साइज के प्लेयर हैं ना, जिनके 10-10 हज़ार प्रोडक्ट लगी होती हैं, वो क्या करते हैं कि शुरू में नई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, खास तौर पे ये चाइनीज़ ये डर्टी ट्रिक प्ले करते हैं, वो शुरू में माइनस में भी बेच देते हैं। कि अगर मिसाल के तौर पे आपने ये $2 का बेच रहे हैं, $2 में पता चले कैलकुलेशन करने के बाद शायद उसको वो 2, 4, 5 सेंट जेब से ही पड़ रहे हैं, लेकिन वो करते हैं बिकॉज दे आर बिग इनफ टू अफोर्ड द लॉस। उसमें फिर वो हमारे जैसे जो छोटे सेलर होते हैं हमारे लिए एकदम फुल स्टॉप लगा देते हैं कि भाई आओ कैसे आओगे, मार्केट से आउट हो जाते हैं, रूल आउट कर देते हैं। फिर बड़ा प्लेयर एक और काम क्या करता है, छोटा प्लेयर जिसका बजट ही बेचारे का 20, 25, 30 हज़ार है, वो एक एक करके लॉन्च करेगा। जो बड़ा प्लेयर है वो उठाएगा, अच्छा ये मेरे हाथ में 4 है, वो 4 और डालेगा, वो पूरे का पूरे 8, 10, 12 कलर एक साथ लॉन्च कर देगा, ठीक है, और इतनी लो प्राइस पे करेगा। देखिए जब आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं ना, तो आपकी एक कॉस्ट है मार्केटिंग की, जिसको मैंने शुरू में भी जिक्र किया। वो 2 तरीके हैं, इस पे बहुत सारी टेक्निक है। ये आ जाता है टेक्निकल साइड, फिर इसका पूरा एनालिसिस किया जाता है अपने टॉप 5 कंपेटिटर्स का। टॉप 5 कंपेटिटर्स में हम देखते हैं कि क्या वो मार्केटिंग जो है वो एड्स के ज़रिए ज़्यादा कर रहा है, ऐड में कर रहा है तो कौन कौन सी ऐड ज़्यादा खेल रहा है वो, क्या वो प्राइस फ्लक्चुएशन के साथ खेल रहा है, क्या वो कोई गिफ्ट दे के खेल रहा है, क्या वो आउट ऑफ अमेजोन ट्रैफिक ला के खेला है। इसमें तो डिबेट बात करने लगो तो घंटों निकल जाएंगे सिर्फ इसकी लॉन्चिंग स्ट्रेटजी के ऊपर ही। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए फिर हम, क्योंकि छोटा प्लेयर जो होता है ना वो हमेशा बड़ी मुश्किल से स्पेस बनाता है अपनी, ठीक है, तो उसने ये चीज़ें देखनी कि भाई अगर देखें बड़े प्लेयर को लॉस हो भी गया ना उसको फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। छोटा प्लेयर क्या होता है कि उसने एक एक कदम अपना, एक एक डॉलर अपना बड़ा सेंसिबली लगाना है कि ये ना हो कि प्रोडक्ट लॉन्च हुई साथ ही कोई ना कोई सेटबैक आ जाए। अब हमारे साथ एक दफ़ा हुआ ऐसा, हमारा कोई 17-18 हज़ार डॉलर लगा के हमने एक प्रोडक्ट आई, बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट थी और बड़े अच्छे उसमें मार्जिन थे, हमने वो लॉन्च कर दी। जैसे ही हमने लॉन्च की, लॉन्च के तकरीबन को महीना लगा उसको हमें उसके ऊपर एक्टिविटीज़ करते हुए, तो बेहतर परफॉर्मेंस आना शुरू हो गई। सेकेंड मंथ के एंड पे थे, प्रोडक्ट हमारी का ग्राफ बड़ा अच्छा ऊपर की तरफ जा रहा है और हम खुश हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च हुई है। अचानक से कुछ 7-8 प्लेयर एक महीने के अंदर आए और सारे के सारे चाइनीज़। अब जब मैंने कहा कि हम सारा कुछ करते हैं टूल से, तो जब हमने टूल के ज़रिए कैलकुलेशन की, जिस प्राइस पे हम बेच रहे थे आई थिंक सो 30-32% ग्रॉस प्रॉफिट के ऊपर, वो बंदा जो नए ये सारे सेलर्स आए थे मोर और लेस 3-4% के मार्जिन से, वो सब ने क्या किया, प्राइस लगा दी जितनी अमेज़ोन की फ़ी है। अगर मतलब हमें मिसाल के तौर पे प्रोडक्ट 100% फ्री भी मिलती है, अमेज़ोन की फ़ी में से भी कोई 10% कम, मतलब हमारी प्राइस से ऑलमोस्ट तकरीबन 40-45% लेस पे बेच रहा हुआ। अब वो हमें समझ ही नहीं आ रही कि यार ये बंदा लॉस कैसे कर सकता है भाई। जब वो पूरा फिर एनालिसिस में, जब इस तरह का कोई सिचुएशन आती है ना, तो फिर हम एज ए सर्विस प्रोवाइडर हम एनालिसिस में चले जाते हैं, उसको कहते हैं ऑडिट करना। हम उसका जब ऑडिट किया तो 1 का ऑडिट, 2 का ऑडिट, 3 का ऑडिट, 5 बड़े प्लेयर्स का ऑडिट किया, पता चला सबका कोई भी ऐसा 5 में से प्लेयर नहीं है जिसके 10,000 से नीचे इसके यूज़ हो। तो उन्होंने क्या किया कि जो बाकी हम 40, 50, 70 लोगों, क्योंकि नई प्रोडक्ट थी तो अभी उसमें लेस देन 100 टोटल लिस्टिंग्स थी, तो उसने 1 वीक 2 वीक के अंदर सारी मार्केट रूल आउट कर दी। अब हम कितना लॉस करें भाई उसमें, ठीक है, एक तरफ से हम मार्केटिंग का लॉस कर रहे हैं, एक तरफ से प्राइस वॉर की कंडीशन आ गई वहाँ पे। तो इस तरह की प्रोडक्ट भी आ जाती हैं समटाइम, एक्सपर्ट होने के बावजूद आपको जो है इस तरह के सिचुएशन फेस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे क्या है, फिर हमने उसमें से फेस सेविंग लेनी थी। अब 2 तरीके थे, या तो हम उनके साथ लड़ लेते, या दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि भाई फेस सेविंग करो, जितना कम से कम लॉस होता है इसमें से एग्जिट ले लो। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी एग्जिट ले ली उसमें से। जी सर। बाउंस रेट से बचना हो तो उसके तरीके सर बाउंस रेट डिपेंड करता है। देखिए फिर वही बात आ जाती है कि ये हम ऑडिट के अंदर ये चीज़ें देखते हैं कि किस वजह से हमारा बाउंस रेट आ रहा है। बाउंस रेट मल्टीपल रीज़न की वजह से आ रही है। अब लोकल का पूछ रहे हैं, इंटरनेशनल का, दोनों का अलग अलग आंसर है। अच्छा, लोकल में देखें जो हमारा बाउंस रेट, आप उसकी बात कर रहे हैं कि डिलीवरी हुई उससे वापस आ गई, या लिफ्टिंग की बाउंस रेट की बात कर रहे हैं? यूजर आता है वेबसाइट पे जी सर, लोगों के लिए डिटेल बता देंगे सर, एक सेकंड जी, थोड़ी देर ही आता है, पेज छोड़ जाता है। ठीक है ठीक है। अच्छा, इसमें देखें जब बाउंस की बात आती है ना, बाउंस रेट सर आपने पूछा क्या होता है। बाउंस रेट होता है कि आपकी एक वेबसाइट है, ठीक है, मिसाल के तौर पे munirahmat.p की एक वेबसाइट है, कोई यूज़र उस पर आया, थोड़ी देर के लिए रुका, फ़ौरन भाग गया, आगे उसने कोई परफॉर्म नहीं किया, या किसी एक पर्टिकुलर पेज पे आया, फ़ौरन बाहर निकल गया, उसने कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं की, कोई टाइम नहीं लगाया। अब बाउंस रेट सर हो सकता है आपकी सबसे पहले जो उस पेज पे जिस पे ट्रैफिक लैंड हो रही है उसके ऊपर टाइटल, इमेजेस, प्राइस और आपकी जो नीचे डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, मोस्टली हम इन चीज़ों से एनालाइज करते हैं। और उससे भी पहले एक चीज़ आती है, जब पेज आपका लोड हो रहा है,
पेज लोड जो है ये सबसे, अगर ये मैं बात करूंगा पर्सनल वेबसाइट्स की, ये मार्केट प्लेसेस की नहीं, जो पर्सनल इंडिविजुअल वेबसाइट होती है, शॉपिफाई की हो सकती है, वर्डप्रेस की हो सकती है, इन वेबसाइट पे सबसे ज़्यादा जो बाउंस रेट होता है वो आपकी लोड स्पीड की वजह से होता है। अब लोड स्पीड क्या होती है, जैसे ही आपने munirahmat.pk लिखा, एंटर किया, अब आप सो रहे हैं, वेबसाइट आराम से अपनी मर्जी से लोड हो रही है, 2 सेकंड 4 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड ले रही है। अगर आपकी लोड स्पीड अच्छी नहीं है तो मोस्टली आपका जो यूज़र है उसका इंटरेस्ट वहीं पे लूज हो जाएगा। तो क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है, एक बंदा 10-10 जगहों पे जो है ना वो स्क्रॉल कर रहा है, तो आपका वहाँ से बाउंस रेट का प्रॉब्लम आता है। सबसे पहले हम उसको ऑप्टिमाइज करते हैं। जी सर। लैंडिंग स्पीड भी कर, जी लैंडिंग स्पीड भी कर, लैंडिंग स्पीड क्या? इसी को कह देते हैं। जी वो सारा कुछ उसी में ही आ जाता है। लोड स्पीड ज़रा आवाम के लिए जो लैंडिंग स्पीड है वो ज़रा टेक्निकल हो जाता है, तो ये सारी उसी चीज़ पे आती है। तो इसमें अगर प्रॉब्लम आपकी है, सबसे पहले आपने अपनी इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करना है, क्योंकि जो आपका पूरा पेज होता है उसमें सबसे हैवी जो डेटा होता है वो इमेजेस का होता है। उसके बाद आपका जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको आपने ऑप्टिमाइज़ करवाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपकी टेक्निकल टीम मैनेज कर रही होती है। तो जितना आपका लोड स्पीड बेहतर होगी उतना ज़्यादा आपका क्लाइंट कन्वर्ट हो सकता है। फिर भी अगर आपकी लोड स्पीड परफेक्ट है, फिर आपने सबसे पहले देखना है अपनी ऑफ़र को। ऑफ़र से मुराद है कि आप जो इमेजेस लगाई हुई हैं, आपकी जो प्राइस है, आप जो बेच रहे हैं, वो उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है। और इसमें अगर आपको कोई आइडेंटिफाई करना है इशू, तो बेहतर हल ये है कि आप अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करें। जो आपके टॉप के कंपेटिटर्स हैं उनका एनालिसिस करें, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। और कंपेटिटर वैसे भी एक रूटीन का हिस्सा बनाना चाहिए कि 15 दिन से लेकर 30 दिन के अंदर अंदर एक दफ़ा तो एटलीस्ट लाजमी करें, अगर महीने में 2 नहीं तो एक दफ़ा अपने कंपेटिटर का एनालिसिस करें, क्योंकि उससे आपकी बहुत सारी कॉस्ट सेव होती है। इन अ सेंस के अगर आपका कंपेटिटर हो सकता है आपसे एडवांस लेवल पे चल रहा है, उसकी लॉन्च आपसे पहले की हुई है, वो आपसे बेहतर काम कर रहा है, उसकी टीम आपसे बड़ी है, उसका बजट स्पेंड आपसे बड़ा है, तो वो आपको बहुत हद तक जो है ना चीज़ें आपके सामने खोल के रख देता है, बजाय इसके आप अपनी R&D करें। सर आप ड्रॉप शिपिंग को दोबारा ब्रीफ कर सकते हैं? जी, ड्रॉप शिपिंग को टेक्निकल समझना है, नॉन टेक्निकल आम जुबान में बता दूं क्या होती है? अच्छा चले, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है? ये एक मार्कर है, ये लगा हुआ है दराज के ऊपर, ठीक है। मैं आया, मैंने दराज के ऊपर, आपका ये मार्कर है, आप दराज पे बेच रहे हैं, मैं आया, मैंने आपसे परमिशन नहीं ली, ना मैंने आपसे ख़रीदा, ना मैंने आपसे परमिशन ली, मैंने अपनी munirahmat.pk के ऊपर जाके ये मार्कर बेचना शुरू कर दिया। आपने मार्कर ख़रीद लिया, ठीक है, मैंने जैसे ही ऑर्डर आएगा मैंने आपसे ये लेके इनको शिप कर देना है। सादा ज़ुबान में बोलें तो ये है। इसमें इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गलत क्यों कहा जाता है, ये वंस अगेन ये डिबेट है, मैं कोई अपना फतवा नहीं दे रहा यहाँ पे। इसमें इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि जब तक कोई चीज़ की मलकियत आपकी नहीं हो आप नहीं बेच सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि मार्कर आपका है, आपकी उसके ऊपर लगा हुआ है, मैंने तो भी ख़रीदा ही नहीं है, मेरी पोजेशन में नहीं है, मैं इनको इन्होंने मुझसे ले लिया मेरी मलकियत में हुए बगैर, तो ये है ड्रॉप शिपिंग बेसिकली। अब इसमें कबाहत कहाँ पे है? दराज ये कहता है कि आप बेच रही है मार्कर, मैंने आपसे ख़रीद के इनको देना, कोई प्रॉब्लम नहीं, दे दो। लेकिन जब दराज की पैकेजिंग के अलावा मैं लेट्स से गोटू की पैकेजिंग या क्लिकी की पैकेजिंग या शॉपी की पैकेजिंग में भेज देता हूँ इनको मार्कर, इन्होंने तो कहाँ से ख़रीदा हुआ है? दराज से। जब इनको जाएगा किसी और प्लेटफॉर्म की शॉपिंग उसके अंदर पैकेजिंग में, तो कहीं ना कहीं डाउट क्रिएट हो जाएगा, ये क्या हुआ? तो प्लेटफॉर्म को यहाँ पे इतराज़ है बस। जी सर जैसे हम ये अपनी मार्केट से जैसे शादी वगैरह जी या हॉल रोड वगैरह से कोई चीज़ लेते हैं, शॉपिफाई में हम ऐसे ही सेल आउट करते हैं, पैकेजिंग हम जिससे डिलीवर करते हैं लेपर्ड वगैरह या उनसे लेनी पड़ती है, तो ऐसे भी सही है? जी बिल्कुल ठीक है जी। देखिए आपने परचेज कर ली ना, शालम में आपने कोई भी ये जिस तरह ये लगे हुए फ्रेम्स लगे हुए हैं, फ्रेम के किसी वेंडर के पास आप गए, वहाँ से जाके अपने ख़रीद लिए, ठीक है, तो कोई मसला नहीं, ये आप दे सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। आजकल लोग ये भी तो कर रहे हैं ना, शॉप से जाते हैं, वहाँ से पिक्चर लेते हैं और उसको लगा देते हैं बगैर पूछे। अच्छा देखिए ये ड्रॉप शिपिंग ही है, अगर तो आपने पूछा नहीं तो काम ख़राब है। अब देखिए बहुत सारे वेंडर ऐसे हैं जो कहते हैं कि आप कोई मसला नहीं है, आप जो है ना आराम से लगाएं, हम आपके साथ ऑन बोर्ड हैं, प्राइस हमारी तय होगी, सब कुछ तय हो गया, हम आपके बिहाफ पे शिपिंग कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया कि वो ऑनरशिप ले रहा है इस चीज़ की, और आपकी पहले आपस में कमिटमेंट भी हो गई है। इसको आम जुबान में हम कहते हैं रिटेल आर्बिट्राज, ठीक है जी। जी और किसी का सवाल? एक सवाल वहाँ से ले लो फिर आपके पास। SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अच्छा डिजिटल की हम उस वक्त की बात कर रहे हैं जिस तरह मैंने शुरू में कहा था कि डिजिटल बहुत बड़ी वास्ट फील्ड है,
इसी के अंदर एक ब्रांच आ जाती है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिस तरह मैंने शुरू में मिसाल दी थी कि आप गूगल पे गए, आपने जाकर लिखा बोर्ड मार्कर लिखते ही एंटर मारेंगे, पहले तो कुछ 4 5 6 आपको स्पॉन्सर्ड नजर आ जाएंगी लिस्टिंग, उसके बाद नीचे जो है ना वो सारी की सारी ऑर्गेनिक शो होती है। अब जिन लोगों ने अपनी SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज के तहत रैंकिंग को इम्प्रूव किया हुआ है, उन लोगों की लिस्टिंग्स टॉप पे आना शुरू हो जाएंगी। अब ये टॉप पे कैसे आएंगी? अब जिस तरह बोर्ड मार्कर, ये एक कीवर्ड है, इस कीवर्ड के अगेंस्ट वो टॉप पे आएगा। ब्लैक बोर्ड मार्कर, नॉन परमानेंट मार्कर, परमानेंट मार्कर, अब ये डिफरेंट आ गए सारे, ये कीवर्ड्स हैं। इन कीवर्ड के अगेंस्ट आपकी जो रैंकिंग है वो टॉप पे आती है। जितनी जो मेहनत ज़्यादा करते जाएगी उनकी उतनी टॉप पे आती जाएगी। और ये लेता है तकरीबन ये भी सर्च वॉल्यूम के अगेंस्ट आता है। किसी का सर्च वॉल्यूम क्या होता है कि कितने लोगों ने उसको सर्च किया, जितना जिस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम ज़्यादा होगा उस पर उतना मुश्किल होगा रैंक करना, और जितना कंपटीशन ज़्यादा होगा उतना मुश्किल होगा। फिर इसमें आगे टेक्निकल चीज़ आ जाती है ऑन पेज एंड ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एक होता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर वो सारी जो है ना बैकएंड से चीज़ें चेंज करके उसको कर रहे होते हैं, एक है मुख्तलिफ डायरेक्टरीज के थ्रू सबमिशंस करवा रहे होते हैं, उनके थ्रू आपकी रैंकिंग आती है। ये कोई आंसर है, अगर मज़ीद डिटेल चाहिए तो वो भी डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, और यहाँ से आपने पूछा था मरकज दे रहा है ऑप्शन कि आप उसके पिक्चर्स उठाएं, उसका डाटा उठाएं, किसी और जगह पे सेल करें और उनकी डिटेल लें, फिर वापस आके उन पे ऑर्डर दें, अपना प्रॉफिट ज़्यादा रखने, मार्जिन बता दें और जो जितनी उसकी प्राइस है वो मार्जिन लिख के उन्हें सेंड कर दें जी। सेल हमने की है लेकिन प्रोडक्ट मरकज ही उन्हें भेज रहा है जी, और वो हमें 2200 एक्स्ट्रा चार्जेस भी दे रहा है उनके प्रोडक्ट सेल करने के लिए। इसको बोलते हैं एफिलिएट मॉडल। ठीक है, एफिलिएट मॉडल क्या होता है? जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि मुख्तलिफ मॉडल्स हैं। एफिलिएट में क्या है कि वो आपको कहता है आप कंटेंट क्रिएटर हो या आप अपनी वेबसाइट बना के बेचना चाहते हो, प्रोडक्ट उन्हीं की है, मरकज़ की ही है, ऑनरशिप उनकी है, सब कुछ उनका है, आप सिर्फ उनके मार्केटिंग एजेंट कहला लोगे आम जुबान में अगर बोलें तो। अब जिस तरह मेरे पास बहुत सारे PR पैकेज आते हैं, वो मुझे ये नहीं कहते, अब हर एक का अलग अलग डोमेन है, मुझे वो ये नहीं कहते आप हमारी प्रोडक्ट सेल करो, मुझे वो कहते हैं जी आप हमें वीडियो बना के दे दें, हम अपने पेज पे लगा लेंगे, आपको कोई एतराज़ तो नहीं, आपका चेहरा यूज़ होगा। मैं कहता हूँ जी नहीं है एतराज़, मैं उनको अगर ये कह देता हूँ जी आप नहीं लगा सकते, मैं अपने पेज पे लगाऊंगा, वो नहीं लगाएंगे, फिर वो मैं उनको शाउट आउट दे दूंगा। कुछ केस में वो कहते हैं जी आप लगा लें, कोई मसला नहीं है। ठीक, तो ये मुख्तलिफ मॉडल है, ये एफिलिएट मॉडल कहलाता है ये। जी, लास्ट सवाल मैं लूँगा उसके बाद जी। अगर अपनी किसी प्रोडक्ट के सिलसिले में आपसे कॉन्टैक्ट करना चाहिए जी कर लीजिए, कोई मसला नहीं है। आप मेरी वेबसाइट है munirahman.pk, वहाँ से भी आप मेरी डिटेल ले सकते हैं, और थिंक डिजिटल पॉडकास्ट के पेज से भी आप ले सकते हैं, या मुझे फेसबुक पे भी आप सर्च करेंगे तो इनबॉक्स करके वहाँ पर रब्ता कर लीजिए। मुनीर अहमद के नाम से है, MUNIRAHMAD। ठीक है जी, आप लोगों का बहुत शुक्रिया।